जब हमने हमारी वेबसाइट बनाई 15 लोग और खड़े हो गए, 19 लोग और खड़े हो गए जो एग्जैक्टली उन्होंने हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस कॉपी कर लिए, हमारे FAQs कॉपी कर लिए, नाम भी नहीं बदला। ग्रीवेंस ऑफिसर में मेरा ही नाम था, मेरा ईमेल एड्रेस। बस एक जिम ऐसी इंडस्ट्री थी जो चाहती थी कि आप पूरे पैसे दे दो एंड आप मत आओ। मुझे थोड़ा सा बताओ फिटपास के बारे में, क्या करती है कंपनी, कब शुरू हुई थी, कैसे दिमाग में आइडिया आया था? Basically, we had started this in 2015 from Delhi. And it started with both of our personal journeys. मतलब हम भाई बहन हैं, and he was working and studying abroad. I was studying abroad, then I moved back to India. I was working with the World Bank and everything. तो मुझे डांस करने का बहुत शौक है, योगा करने का बहुत शौक है, बैडमिंटन करने का बहुत शौक है। तो कहीं पे भी अगर इफ़ आई वांटेड टू डू ऑल 3 एक्टिविटीज़, मुझे सबकी ईयर लॉन्ग मेंबरशिप लेनी पड़ रही थी, which was whatever starting salaries and all is not that much. So it was really pinching कि I have to choose one of the things that I want to do. And what we realized was कि fitness ना अभी तक इंडिविजुअल लग्जरी आइटम टाइप्स बिक रहा है कि अच्छा आप चूज करो, यही करना है, इसी की कमिटमेंट 2 साल की। It wasn't a convenient, like it wasn't convenient for me. I wanted to get fit, but I had to make a very difficult choice to get fit. 2014 में मैं लौटा था इंडिया और मैं दिल्ली के लिए फ़ुटबॉल खेलता था। उसके पहले जब मैं यहाँ था, और मैं क्रिकेट भी अच्छा खेलता था, कई क्लब्स के लिए खेला दिल्ली में। तो मैं हमेशा एक एक्टिव ह्यूमन बीइंग था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मेरी कोचिंग होती थी, नेशनल स्टेडियम में मैं कोच करता था, मतलब कोचिंग अटेंड करता था। तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में ही मैं फिट हुआ था और वही मेरा बेसिक था। लेकिन अब मैं दुनिया देख के आया था। मैं 10 साल बाहर था, लंदन में नौकरी करी, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करी, न्यूयॉर्क में पढ़ाई करी, वापस आया। सडनली जब मैं वापस आया तो ना मुझे लगने लगा कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें ना कंज्यूमर किंग नहीं था। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं बाल कटाता हूँ हर 3 हफ्ते। आज तक मेरे हेयर ड्रेसर ने नहीं बोला मुझे कि साल के पैसे दे दो और फिर उम्मीद करता है कि मत आओ। उसने कभी नहीं किया। मेरे पूरे कंजम्पशन बास्केट में कोई ऐसा नहीं है जो बोलता है कि साल के पैसे पूरे दे दो और होप करो कि सर्विस हो ना यूज़ करें। बस एक जिम ऐसी इंडस्ट्री थी जो चाहती थी कि आप पूरे पैसे दे दो एंड आप मत आओ। तो कंज्यूमर किंग नहीं था, सप्लाई साइड पे बहुत ज़्यादा पावर रिसाइड करता था। फिर समझा, एक और एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी दुकान देखोगे मार्केट में तो वहाँ ना लोग खड़े होते हैं जो आपको दुकान के अंदर बुला रहे होते हैं। जिम के बाहर ना बाउंसर खड़ा होता है जो बोलता है मेंबर नहीं तो मत आओ। ठीक है, तो ये इतना फ्रिक्शन था इस इंडस्ट्री में कि कंज्यूम आइडियली आपका एक बिजनेस या इंडस्ट्री तब फ्लरिश करती है जब डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम में आते हैं। राइट, और ये केवल प्राइस नहीं होता है, ये विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी टू पे, बहुत चीज़ें होती हैं। तो अभी जिम की प्राइसिंग चल रही थी बेसिस की मैंने 2 करोड़ रुपए लगाए जिम बनाने में, तो मुझे इतने रुपए में मेंबरशिप बेचनी है। रियलिटी थी कि आपका देश बहुत यंग है, एवरेज सैलरी अभी यंग है, उसकी एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे हाई है, एबिलिटी टू पे लो है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम बैठ नहीं रहा था। इनको प्रॉब्लम हो रही थी कि बहुत सारे लोग चाहिए टू बी एबल टू गेट देयर ROI। अब आप जिम कितने भी आलीशान हो, आप बुलाओगे तो आपके कस्टमर तो 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस से ही आएंगे ना। आप 7 किलोमीटर दूर तो नहीं जाओगे ना। इट इज़ इम्पॉसिबल कि रोज़ 45 मिनट जाओ, 45 मिनट, ये पॉसिबल नहीं है। 2-3 किलोमीटर के रेडियस में जितने लोग रहते हैं वो ओवरनाइट अगले साल डबल पॉपुलेशन तो नहीं हो जाएगी। तो आपका हाइपर लोकल एनवायरनमेंट जो है जिसको आप सर्व करते हो वो तो स्टैटिक है। तो या तो आप कहीं से फनल खोलो, बहुत सारे लोग लाओ, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। या आप प्राइस गिराओ, वो आप कहते हो कि आपने 2 करोड़ रुपए लगाए तो आपका ईगो या वैनिटी या बिजनेस सेंस बोलता है कि मैं वो नहीं ड्रॉप, तो आप स्टक रहते हो। तो आप एक अनयूटिलाइज्ड एसेट चलाते हो। मतलब आप कोई भी जिम इंडिया में 30% से ऊपर यूटिलाइज नहीं होता। ठीक है। मतलब सुबह 6 बजे से रात में 10 बजे तक खुला है। ठीक है, लेकिन जितनी कैपेसिटी उसको 30% कस्टमर अगर आ गए उसके पास तो वो बहुत बढ़िया कर रहा होता है अपने हिसाब से। और इधर एक पूरी जनता थी जो आना चाहती थी, आ नहीं पा रही थी। और जो आरुषि ने प्रॉब्लम बताई वो थी, सेम चीज़ मुझे भी था। जैसे कि अब मैं रोज़ तो वेट लिफ्ट नहीं कर सकता ना, मैं केवल स्ट्रेंथ तो नहीं करूँगा, मैं एक
एथलीट मानता हूँ अपने आप को, तो मैं फ्लेक्सिबिलिटी भी करूँगा, मुझे एजिलिटी भी करनी है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ फंक्शनल ट्रेनिंग करने के लिए? क्रॉसफिट स्टूडियो अलग लूँ, MMA या कुछ और में अलग लूँ, तो मैं 3 मेंबरशिप लूँ, 3 मेंबरशिप लूँ तो हर की अगर 20,000 भी है तो मैं साल के 60,000 रुपये दे दूँ। तो ये सब एक प्रॉब्लम था, और इनिशियली हमने सोचा ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बट हम तुरंत नहीं आए, हमें 1 साल लगा अपने आप को कन्विंस करने में कि ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि एक तो हम भाई बहन है, तो लड़ाई झगड़े होते हैं। नहीं वो तो छोड़ो, बट हमारे पेरेंट्स के लिए सोचो ना कि ऑल एग्स इन वन बास्केट है ना। हमारी फैमिली में तो कोई किसी ने आज तक बिजनेस ही नहीं किया, हमारी तो ऐसी फैमिली है जिन्होंने परसूट ऑफ एक्सेलेंस को काफ़ी वैल्यू दिया, तो हम लोग को जो करना था हमें हमेशा फ्रीडम थी कि जो करो मन से करो, अच्छा करो, बट अच्छा करो। बट वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक ही नौकरी रखी 35-40 साल, और वो बहुत प्राउड है कि उन्होंने एक ही नौकरी रखी 35-40 साल। तो हम तो उस वैल्यू सिस्टम से आ रहे थे, तो सडनली टू डू अ बिजनेस, देन बोथ ऑफ अस टू डू द सेम बिजनेस वाज नॉट इजी। एंड अ बिजनेस इन आप 2015 की बात कर रहे हैं हम, उस टाइम पे इंडस्ट्री भी उतनी बड़ी नहीं थी। इंडस्ट्री तो आज भी नहीं है, आज भी इंडस्ट्री का है फिटनेस, चलो इस पर अलग बात करेंगे, बट 2015 में तो इंडिया रोटी कपड़ा मकान सॉल्व कर रहा था। और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, रोटी में आज आपके पास जोमेटो स्विगी है, उस समय जोमेटो स्विगी जीते नहीं थे, तो रोटी में अभी फासोस, टाइनी आउल, फूड पैंडा, अभी बहुत सारे और लोग थे, अभी तो फिगर आउट हो रहा था कि होना क्या है। कपड़ा में जबोंग, मिंत्रा, ऐसे बहुत सारे फैशन रिटेलर्स थे, मकान में मकान, कॉमन फ्लोर, हाउसिंग, 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स। अभी तो इंडिया रोटी कपड़ा मकान सॉल्व करता, अभी ऊबर बड़ा नहीं हुआ था, डिलीवरी जैसी कंपनियां नहीं, अभी लॉजिस्टिक्स लास्ट माइल तो आया ही नहीं था, तब हम आगे बोल रहे थे इंडिया को फिट करते हैं। तो वो तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। हमें इन्वेस्टर्स मिलते थे, बोलते थे भाई मुझे भूख लगती है 3 बार दिन में, मुझे 3 बार अलग खाना है, जिम जाऊं नहीं जाऊं मेरी मर्जी, ये माइंडसेट था। उससे आज आप 2026 में बैठे हो तो वो बोलते ना कि रेयर व्यू मिरर में सब कुछ ज्यादा क्लियर दिखता है ना, तो अब लोगों को लग रहा है ओहो क्या मास्टर स्ट्रोक था, क्या फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया। तो हम हमेशा बोलते हैं पता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ना आर्मी में फर्स्ट वन थ्रू द डोर गेट्स शॉट, राइट। फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा नहीं होता है, क्योंकि जब आप फर्स्ट मूव करते हो तो आपकी जर्नी स्लोअर होती है, आपको सबको एजुकेट करना पड़ता है, फिर आप मार्केट मोनेटाइज करते हो। और ये चीज़ इंडिया में फ्लिपकार्ट कर चुका था। फ्लिपकार्ट को सबसे ज़्यादा वक्त लगा कि उसको ई कॉमर्स भी इस्टेब्लिश करना था, बिहेवियर इस्टेब्लिश करना था, कैश ऑन डिलीवरी इस्टेब्लिश करना था, रिटर्न, सब कुछ प्रोसेस करना था। उसके बाद जो ई कॉम प्लेयर्स आए, उनकी जर्नी टू स्केल वॉज हाफ ऑफ देयर्स। अमेज़न, मतलब अमेज़न है, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट बनाया गया था, मतलब इंटरनल सोर्सेज वाली बात है कि फ्लिपकार्ट बनाया गया था ताकि अमेज़न इंडिया में खरीद ले, बट वो उसको मार्केट बनाने में इतना पैसा लग गया कि इतनी वैल्यूएशन हो गई। अमेज़न ने जब देखा कि भाई इससे बढ़िया तो मैं खुद बना लेता हूँ, अमेज़न ने खुद बना लिया। अब तो ये मुझे नहीं पता, आप कह रहे तो ठीक है, बट ऐसे तो फिर ओला की भी यही है। ओला तो सीधा बता, ठीक है, बट ये तो हर दिन रॉकेट इंटरनेट एज अ बिजनेस यही है कि वो जो बिजनेस अच्छा करता है उसको कॉपी करता है, उसको स्केल करता है एंड उसी को सेल कर देता है। तो बट आई थिंक इंडिया एक ऐसा मार्केट है ना कि बहुत सारे नुआंसेस हैं, तो इट इज़ नॉट ईजी कि आप कुछ ऐसा बनाओ जो किसी और फॉरेन प्लेयर में एकदम सीमलेसली फिट हो जाए, ऐसे नहीं है, कुछ सबके प्ले बुक्स अलग हैं। और इंडिया में कई बार हो गया ओयो ऐसा हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनी जो मे भी हो सकता था कि फ्रॉम अबव लगे कि बस इसलिए बनी है कि दूसरा चल रहा था और फिट कर दो। और जब 2015 में हमारे इन्वेस्टर्स में पूछते थे, हमने जब फिट पास शुरू किया था, कोई यूएस प्लेयर है, कोई उनको चाहिए था कि यूएस में कुछ सक्सीड कर जाए तो यहाँ हो जाए, वो इरा था। बट कोई प्ले बुक मिल जाए, कोई थीसिस मिल जाए जो वहाँ चला था, यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाए। हम एक दूसरे कॉन्वर्सेशन में जा रहे हैं, बट मैं प्राइवेट इक्विटी में काम करता था बहुत साल लंदन में। इंडिया में ना एक्चुअली क्या है कि अभी वीसीज बहुत ही इलिक्विड मार्केट है, 18-19 ही प्लेयर्स हैं आपके पास, ठीक है। विदेश में, अमेरिका में 4,000 से ऊपर होंगे। इन लोगों ने अभी सक्सेस देखा नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनके पास थीसिस ही नहीं होती है और ये खुद ऑपरेटर नहीं रहे हैं, तो ना किसी ने साइकिल्स देखी है, ना किसी ने जो वेस्ट में, तो अब आपको एक डीप मार्केट भी है। सेकेंड, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैव नाउ बिकम वीसीज नाउ, मतलब आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट 15 साल पुरानी बात, ठीक है। इंडिया में तो 15 साल पहले तो ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। अब हमारे कुछ बड़े ऑपरेटर्स इन्वेस्टर साइड पे आ रहे हैं, तो उस समय लोगों को ना एक चाहिए होता था एक क्रच कि मैं कैसे जस्टिफाई करूं कि मैं ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं।
उसके लिए उनकी एबिलिटी नहीं थी टू स्टडी द मार्केट। मार्केट पल्स तो वो नहीं जानते हैं, राइट। मार्केट पल्स तो फाउंडर जानते हैं, या जो कोई कल्चर सेट कर रहा है, कोई एथलीट हो, कोई स्टार हो, वो मे बी कुछ दे लिव इन ब्रीड फैशन कल्चर, यूज द प्रोडक्ट्स, तो उनको पता होगा। वीसी को तो एक्सेल और जार्गन आते हैं ना इंडिया में, उसको धंधा थोड़ी आता है। तो ये था, इसीलिए उस समय एक माइंडसेट था कि उधर कोई है कि नहीं। चाहे अर्बन कंपनी देखो, सब देखो, टास्क रैबिट था, सबका एक यूएस सक्सेस स्टोरी था, एंड तब इंडिया फंड होता था उस समय। थोड़ा स्टोरी पे पीछे चलता हूँ। जो आपने बताया पहला 1 साल बहुत स्ट्रगल वाला था, जब फिगर आउट कर रहे थे, क्या था वो, कि कैसे चल रहा था वो? फंड स्टार्टिंग में कहाँ से आ रहे थे? क्या जॉब भी कर रहे थे साथ में, यहाँ पे हाथ पाँव मारे जा रहे थे? और एज अ फीमेल फाउंडर, इंडिया में फीमेल फाउंडर्स बहुत कम है, तो एज अ फीमेल फाउंडर शायद आपके पास अलग लेवल का प्रेशर होगा कि उस टाइम तक आपकी शादी हो गई थी नहीं, शादी तो मेरी कि कोई क्या बात शादी के बाद ये होगा घर पे, क्या, क्योंकि आप बिजनेस फैमिली से नहीं आते थे, तो क्या पता घर पे ये वाली बातें भी उठती हो। मेरे को नहीं पता कि होता था या नहीं होता था, क्या पता उठती हो। दूसरा, अगर मैं इनकी बात करके चलूं तो ये अच्छी जॉब कर रहे थे, अब आके एक ऐसी भसुड़ी पाल लेना, मतलब मैं इसको बोलूंगा कि जहां पर अभी विजन भी नहीं दिखाई दे रहा, इन्वेस्टर्स भी मना कर रहे हैं। तो वो 1 साल थोड़ा समझाओ, क्या था, कैसे ग्रो हो रहा था ब्रांड, या फिर क्या हो रहा था? तो 1 साल पहले तो हमने बड़ा रिसर्च किया समझने के लिए कि एक तो कितने जिम्स और स्टूडियोज एग्जिस्ट करते हैं, कितने लोग एक्चुअली में इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए। तो वी डन अ लॉट ऑफ रिसर्च, वी स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड कि क्या नीड है। It started with that, then we started going and talking to fitness centers to understand. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आई थी कि जिम चलाते तो कोई ओल्ड अंकल है अब, and at that time I was in my early 20s, तो कोई मानना तो जाता नहीं था कि इसको कोई समझ है, कुछ पता है, क्या बताएगी, क्या समझाएगी। तो काफ़ी उधर फ्रिक्शन था टू एक्सप्लेन, बिकॉज जिम्स ऑनबोर्ड करना मैं कर रही थी, तो मैं जा रही थी, मतलब हमारी वी वर अबाउट 4-5 पीपल। मतलब स्टार्टिंग में ही हायर कर लिया था आपने? 4 लोग थे हम उस समय स्टार्टिंग में, हम 2 और एक टेक का था, क्योंकि ऑब्वियसली हमें टेक चाहिए था, एंड वंस लाइक तो ग्राफिक्स कर ले या उसके साथ HTML कर ले। सो वी स्टार्टेड विद दैट, लाइक द टीम इवेंचुअली ग्रू ऑब्वियसली, बट इट हैड स्टार्टेड विद, अच्छा ठीक है, हम ही जा रहे थे जिम में बात करने के लिए, तो ऑब्वियसली दोनों एक ही जिम में तो नहीं जा सकते। तो काफी उस समय फ्रिक्शन आया था, और क्योंकि कोई समझ नहीं रहा था, लाइक ही ऑल्सो एक्सप्लेन दैट फॉर देम इट वाज हमने जिम खड़ा कर दिया, अब तुम इतने पैसे दो। अब टू गो एंड टेल देम कि हम आपको ये पैसे नहीं देंगे, जितने लोग वर्कआउट करेंगे हम उसके पैसे देंगे, तो वो रेट ऑब्वियसली बहुत कम हो जाएगा। दे स्टार्टेड विद हमारा ट्रायल है 500 रुपये, 500 रुपये तो हम नहीं देंगे, तो उनको पूरी मैथ समझाना। तो इट वॉजंट जस्ट एजुकेटिंग द यूजर कि आप ऐसे, we're making it convenient for you and affordable for you and you can go, but to explain to the gym कि आपको कुछ नहीं करना है, हम लोग भेजेंगे, हम पैसे दे देंगे, ये समझाने में बहुत फ्रिक्शन आ रहा था। तो हमने शुरू साउथ दिल्ली में कुछ 10-12 से किया, पायलट किया, फिर उसको 100 किया, फिर हमने बाय द एंड ऑफ लाइक बाय द 1st of January we went to 1000 partners in Delhi NCR 16 तक 2016, 1000 पार्टनर्स दिल्ली NCR। हमने ऐप लॉन्च कर दिया कि 1000 रुपए में 1000 जिम का एक्सेस मिल जाएगा। तो हमने ऐसे करके, दैट इज हाउ वी स्टार्टेड। द फर्स्ट ईयर वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग, मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड। साइमल्टेनियसली जब हमने हमारी वेबसाइट बनाई, 15 लोग और खड़े हो गए, 19 लोग और खड़े हो गए, जो एग्जैक्टली उन्होंने हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस कॉपी कर लिए, हमारे FAQs कॉपी कर लिए, नाम भी नहीं बदला। ग्रीवेंस ऑफिसर में मेरा ही नाम था, मेरा ईमेल एड्रेस। So it was that, like it had become that. And that time also when you were going and talking to VCs and talking for funding, they were like, we'll observe if any, like how the market plays out, because now there are 19 of you. So who will survive, who will not survive, we don't know. Like touchwood, we're the only ones who are surviving now. They all fizzled out as fast as they had come. But that is how it had all started. और अभी पहले साल में फंड्स नहीं थे, बट ये जो आरुषि ने बोला, ये होप नहीं था। दिस वाज एन आउटकम 100% ऑफ आवर डिसीजंस। 100%. तो इट वाज, मैं टचवुड मोमेंट नहीं था ये मोमेंट हमें पता था होगा। मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। पहले जब 14 से 15 का जो हमारा पीरियड था, 15 में हम लॉन्च हुए सितंबर में, 14 में से हमने सोचना शुरू किया। जब हम बातें कर रहे थे लोग से, जब ये बोल रही थी कि लोग जाना चाहते हैं कि नहीं, वो इंडिया में सबसे बड़ा डाउट यही था। लोगों को लगता था कि इंडियंस फिटिंग नहीं होना चाहते, वो बस खाना खाना चाहते हैं, और ये ट्रू नहीं था।
ये हमें इंट्रिंसिकली पता था, इंट्यूटिवली पता था, बट आपके पास कोई फिटनेस मार्केट का किसी ने स्टडी नहीं करी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, किसी EY BCG किसी ने भी रिपोर्ट नहीं दिया कि दिस मार्केट इज दिस बिग ग्रोइंग एट दिस केगा, ये कभी हुआ नहीं। तो आपको लिटरली ग्राउंड अप आपको डेटा लाना था, तो आपको प्राइमरी रिसर्च खुद करना था, उसमें वक्त लगा। फिर आपको बिहेवियर नहीं पता था। हमें लोग जिम कहता था कि लोग आते हैं 30 दिन, मैं एक सेमी प्रोफेशनल एथलीट रह चुका था, 30 दिन तो कोई नहीं ट्रेन करता था, एलीट एथलीट नहीं ट्रेन करता 30 दिन, योर बॉडी डजंट अलाउ इट एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो। फिर हमने HR डेटा देखना शुरू किया, एक ह्यूवर्ट करके कंपनी थी, अब एवन ह्यूवर्ट है, उनसे हमने मंगाया एम्प्लॉई डेटा कि ओवरऑल HR का सेगमेंट आपके महीने में 30 दिन होता है, 22 दिन वर्किंग होता है, 3 दिन ELCL होता है, ठीक है, उसके बाद भी लोग 2 दिन कच्चा मार देते हैं। तो एवरेज बंदा काम पे जाता है 15 दिन जहाँ उसको तनख्वाह मिलती है, तो वर्कआउट क्यों करेगा 30 दिन? हमें समझ नहीं आ रहा था ये बिहेवियर। हमारा अंडरस्टैंडिंग था कि अ पर्सन विल वर्क आउट 3 times a week एंड दैट इज हाउ यू ब्रिंग फिटनेस इनटू योर लाइफ, ठीक है। कुछ आप एक वर्ड होता था फिटनेस फ्रीक, ठीक है, और वो यूजुअली सस्टेन्ड वर्ड नहीं होता है। आप कुछ दिन करते हो, आप बीस्ट मोड में जाते हो, आप कुछ दिन रहते हो, 3 महीना 6 महीना, बट वो सस्टेन नहीं करता ना, वो 20 साल का प्रैक्टिस नहीं है वो, राइट। तो 20 साल का प्रैक्टिस मतलब कि आप हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा करते हो, कुछ कुछ करते रहते हो और बढ़ते रहते हो। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, इसको हमें एस्टैब्लिश करना था। जब हम जिम के पास जाते थे, जिम को डिजिटाइज किसने किया? 2015-16 में जब ये सब हुआ, जब डिजिटल रेवोल्यूशन और ये सब शुरू हुआ, स्टार्टअप इंडिया के पहले बैच में थे हम। ATM ने किराने के स्टोर को तो कर ही दिया डिजिटाइज, उनको समझ आ गया था कैक क्या होता है, जिम को कौन समझाता? तो वो तो हम पर था, जो मैं कह रहा था फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो हमें एजुकेट करना था कि इट वाज नॉट ओनली अबाउट कि आपका ये रेट है और ये रेट है ट्रायल का और ये रेट है हमारा। उनको ये साइंस समझानी थी कि द बिजनेस रेवेन्यू लाइन पे नहीं चलता ना, बिजनेस प्रॉफिट लाइन पे चलता है। इसके बीच में आपका ट्रू कैक क्या है और आपका ट्रू रिन्यूअल रेट क्या है, इन दोनों का रिश्ता डिटरमिन करता है कि आप एज अ बिजनेस 3 साल के बाद सस्टेन करते हो कि नहीं। क्योंकि एक कॉमन प्रॉब्लम और थी सप्लाई साइड में, जिम खुलते तो थे, 3 साल में बंद हो जाते थे। तो क्यों बंद होते थे? क्योंकि कस्टमर रिटेन नहीं होता था। तो आपको लगता था कि मैं 15,000 रुपये मेरा मतलब कैक है कि 500 रुपये की लीड ली, इतने लोगों ने कन्वर्ट किया, कुछ भी किया, और मैंने 20 साल की मेंबरशिप बेच दी, 500 रुपये में मैंने कमा लिए। आप ये सोचते थे, बट आपको उसको डिवाइड करना था कैक को बाय रिन्यूअल रेट, और आपका रिन्यूअल रेट इंडिया में किसी भी जिम का 25% के ऊपर नहीं है। आप कितना बड़ा नाम ले लो, कितना बड़ा शोर मचा लो, ठीक है, 75% कस्टमर उनके हर साल टूट जाते हैं। और जो रिन्यू भी करता है ना, लास्ट ईयर बोलता है क्या बॉस, लास्ट ईयर मैंने 30,000 रुपये दिए थे, इस साल ना 25 कर ले। कोई नहीं आगे बोलता कि लास्ट ईयर 30 दिए थे, इस बार 35 ले लो, ठीक है। तो आरपो डिक्रीजिंग है, बाकी सारे कॉस्ट इंक्रीजिंग है, राइट। रेंट बढ़ गया होगा, स्टाफ की सैलरी बढ़ेगी, वेयर एंड टेयर बढ़ा होगा, मेंटेनेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका डायनामिक है, ये उनको समझाना था, ये उनको एहसास दिलाना था, फिर हमारा एक्शन था। तो हमारा बिजनेस बना था बॉटम अप, ठीक है। कि हमने ये सब साइंस मैथ्स करने के बाद, समझाने के बाद, जैसे उन्होंने बोला कि एक अंकल चलाते थे जिम, कि यूजुअली उस समय जिम्स ना लोगों का सेकेंडरी बिजनेस था, बहुत कम फिटनेस एंटरप्रेन्योर्स थे। अब जब स्टूडियोज बहुत बढ़ गए हैं तो यू हैव गुड ट्रेनर्स हु हैव बिकम बिजनेस पीपल। पहले इट वाज लार्जली सेकेंडरी बिजनेस। तो आपको जिम में जाओगे, पहले बाउंसर मिलेंगे, बाउंसर को समझाओगे कि भाई हम आए इस प्रपोजल के साथ, फिर फ्लोर मैनेजर मिलेगा, फ्लोर मैनेजर के बाद जनरल मैनेजर मिलेगा, तब बाबूजी मिलेंगे जिनका जिम है, जिनको एक्चुअली डिसीजन लेना है। तो बाबूजी तक पहुंचने में इतना वक्त लगता था, बाबूजी को समझाने में टाइम लगा। जब बाबूजी समझे तब हमने अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाया नीचे से ऊपर। जब हम मार्केट में उतरे और जब हमारे कॉपी कैट्स आए, और ऐसे बहुत सारे नाम थे, क्लासवर्स, फिटनेस पापा, फिटनेस पासपोर्ट, फिटनेस पैंडा, ओयो फिट, माई फ्लेक्सी पास, फिट टिकट, फिटाटो, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। हमारा विजन था वर्कआउट होना चाहिए 100 रुपये में, ठीक है। आपको खाना घर पे आता है 100 रुपये, ऊबर ओला आपको समय 100 रुपये में जगह ए से बी ले जा रही थी, तो 100 रुपये। हमारा बनता कि आप करते हो वर्कआउट 10 बार, ये हमारा इंट्यूशन बोल रहा था। जिम इंडस्ट्री बोल रही थी नहीं जी 30 बार करते हैं। तो हमारा बनता कि 10 वर्कआउट 100 रुपये, 1000 रुपये। बट हम डर गए। सितंबर में जब हम आए पहली बार, सितंबर 2015 में अपनी वेबसाइट पे, हम आए 2500 रुपये में।
कुछ लोगों ने बोला 30, हमने बोला ठीक है जिम लेता है 3,000 रुपये महीना, हम थोड़ा सस्ता आते हैं 2,500 रुपये, और वो कहते 30, हम मानते 25 वर्कआउट करेगा। ये हम डर गए, हमारा विश्वास ये नहीं था, बट हम पहली बार आ रहे थे और कोई था नहीं प्ले बुक, हम डर गए। हम 2,500 पे आए, 1,900 2,500 पे आए, ठीक है, सबके सब। इस समय जो ये बोला वीसीज ने बोला कि टू मेनी पीपल, वीसीज केम टू अस कि बहुत बढ़िया है, वी रियली लाइक दिस मॉडल, हमने उनको समझाया, दे लाइक। अभी तक सारा पैसा खुद का लग रहा था? अभी तो शुरू हुआ था तो पैसे लगा ही नहीं था, मतलब अभी जो सैलरी दे रहे थे? नहीं, इस समय तो 2 ही लोग थे हम, तो वो तो कोई सैलरी नहीं थी, और एक वेबसाइट बनी थी अभी एक पन्ने की fitpass.co.in करके, मतलब इसमें कुछ था नहीं अभी तो हम छोटे से कमरे में थे, देयर वाज नो कॉस्ट। और उसके पहले जो रिसर्च था वो तो हम दोनों ने किया था, उस समय कोई टीम नहीं थी, तो ये तो मैं सितंबर का ही बताऊँ, हम शुरू ही हुए हैं। तो इसमें जब हम शुरू हुए तो बाकी लोग ने हमें कॉपी कर लिया, वीसी से हमें बोलते हैं कि वी रियली लाइक योर टीम, वी रियली लाइक योर बैकग्राउंड, बट लेट अस वेट एंड वॉच। जब मार्केट खुलना शुरू हुआ सितंबर में, हमारी बहुत मेंबरशिप बिकी, ठीक है, हम साउथ दिल्ली में 75 जिम्स के साथी थे। अक्टूबर में हमने देखा लोग वर्कआउट कर रहे हैं 8 से 10 बार, तो वर्कआउट का कॉस्ट पड़ रहा है 325 रुपये, 2500 डिवाइडेड बाई 8, रिन्यूअल नहीं हो रही मेरी। सेम चीज़, जो जिम की प्रॉब्लम है वही मेरी प्रॉब्लम, बिकॉज हम सीखे किससे थे, उन्हीं से। इस समय हमने डिसाइड किया कि हमारा इंट्यूशन सही है, 8 से 10 ही नंबर है। अब हमारे जितने कंपेरेटर्स थे वो सब 2500 पे आ रहे थे, उन्होंने अपना पे आउट स्ट्रक्चर बनाया था कि मेरा रेवेन्यू इतना है 2500, तो हाउ मच कैन आई पे एंड देन माई प्रॉफिट कम्स। हमने कैसे, हमने उल्टा बनाया था कि हमारा कॉस्ट इतना है, तो हमें कॉस्ट बेस पता था, उसके ऊपर इतना कुशन था, फिर 2500 था, ठीक है। तो हम बॉटम अप कंपनी थे, वो टॉप डाउन थे, ठीक है। तब जब हमने डिसीजन लिया कि हम स्केल कर जाएंगे, हम 1000 जिम कर देते हैं, जो इसने बताया कि 1 जनवरी 2016 को हमें ये प्रूव हो गया कि ये मॉडल चलता है, लोग जाते हैं, लोग चाहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस एंड नॉट टू बी लॉक्ड इनटू अ ईयरली अपफ्रंट पेमेंट। वो हमारा जो कोर हाइपोथेसिस था वो प्रूव हो गया। प्राइसिंग और मॉडल अभी फिट करना था, प्रोडक्ट मार्केट फिट लाना था, हाइपोथेसिस प्रूवन था। अब पीएमएफ के लिए हमें हो गया कि 8 से 10 ही सही नंबर है, तो हम सीधा ब्लिट स्केल हो गए, 75 से हम पहुंच गए 1000। 1 जनवरी 2016 को ऐप लॉन्च हुआ, आप फेसबुक पर जाओगे ऐड होगा, ठीक है, 1000+ जिम्स एट ₹999। सडनली जिम ज़्यादा, पैसे कम, और अब अगले 2 महीने हम वायरल हो गए। कंपटीशन 999 पे आ नहीं सकता था, कुछ उसने 2500 से अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाया था। हमने कॉस्ट स्ट्रक्चर के बाद प्राइस हमारा आउटकम था, इनका प्राइस सेट था, कॉस्ट स्ट्रक्चर आउटकम था। अगले 2-3 महीने ये सब खत्म होने लगा। सेम अभी तक खुद का पैसा चल रहा था, अभी खुद का और प्रॉफिट आ गया था तब तक? प्रॉफिट ने हमारे शुरू में 150-200 यूजर ही आए थे, तो उस समय हमारे पास इतना नहीं था कि हम दोनों की सैलरी कवर कर लेते, बट इतना था कि तो कुछ हज़ारों में पैसे लग रहा था घर से, कुछ लाखों में नहीं लग रहा था, ठीक है। और वायरल होने के बाद में आ गया था कुछ कैश फ्लो आ गया था, और अब हम टीम थोड़ा बढ़ाना चाह रहे थे, ऐसा करना चाह रहे थे, बट हमें फंडिंग हमने ली थी 2016 के एंड में जाके मुंबई एंजल से, बट उसके पहले ये सब हो रहा था। अब ये सेम वीसी, जब हमारे कंपेटिटर्स बंद होना शुरू हुए, तो सेम वीसी हमारे पास आके बोलते हैं, पहले दे वांटेड टू सी हु विंस व्हिच टीम, नाउ दे सेड ओ एवरीबॉडी इज गॉन, तो इज द मार्केट बिग इनफ। उनको ये समझ नहीं आया कि मेरे पास पीई एक्सपीरियंस था, हम लोग समझ रहे थे, हमने 1 साल लगाया था, हमने इम्पल्स में बिजनेस नहीं शुरू किया था, हमने सोच समझ के किया था, और हम लोग कुछ टेस्ट कर रहे थे और हमें पता था रिजल्ट्स आएंगे, बट यू डिड नॉट। आप इतने डीप नहीं थे शायद कि आप इतनी गहराई में समझो, तो आपको लगा कि अच्छा पहले बहुत एक्साइटिंग स्पेस है, कुछ 18 लोग सॉल्व करना चाहते हैं, फिर उतना एक्साइटिंग स्पेस नहीं है क्योंकि 17 लोगों ने गिव अप कर दिया। इसका ये मतलब थोड़ी कि मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। तो वही वाली बात है, अगर मैं बोलते जब मैं छोटा था कि जब एयर इंडिया चलती थी, तो आप बोलते हैं कि नहीं, इंडियंस को ना राजधानी ही पसंद है, उनको जाना ही नहीं है एयर ट्रैवल में। फिर डेक्कन आया ना, और उसने उसको कॉस्ट इफेक्टिव बना दिया, और फिर सारी राजधानी शिफ्ट हो गई, तब आपको लगा हाँ एयर ट्रैवल इज अ सेगमेंट। तो वही बात, जब आप मार्केट को अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, उसके पहले कंक्लूड कर दोगे, तो देन इट इज नॉट करेक्ट। तो ये हुआ उस समय। फिर उसके बाद एक फंडिंग आने के बाद में क्या हुआ? हमने बेसिकली
we solved for service कि हम प्रोडक्ट अच्छा बनाना है तो हमने टेक टीम हायर करी और हमने पार्टनर मैनेजमेंट के लिए लोग हायर करे। तो द फर्स्ट 2 years we were in Delhi only। टेक बना लिया कि हाँ ठीक है, प्रोडक्ट एकदम सीमलेस होना चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस शुड बी ग्रेट ऑन द ऐप। सो वी डिडंट वांट टू आउटसोर्स बिकॉज आउटसोर्स में फिर उनको मैनेज करो, टाइमलाइन नहीं डिलीवर हो गई, एवरीथिंग। सो we did everything by ourselves, so which is why the feeling, the understanding of the market, everything is very like in deep in our hearts because we understand कैसे बनाना है। उसके बाद हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि सिर्फ जिम जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूट्रिशन से भी फर्क पड़ेगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है। न्यूट्रिशन तो शायद 20 के बाद ही आया ना? नहीं, न्यूट्रिशन 1 जनवरी 2017 हर so जनवरी every फर्स्ट को January we launch something new। we added a feature। We added a feature. So 1st January 2017 is when we started the nutrition service। जब हमने टीम हायर करी ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट, हमने पूरा प्लान समझा। अच्छा, कंसल्टेशन वाला। हाँ, जो न्यूट्रिशन मतलब कंसल्टेंट Fit Feast। हाँ। So that came in 2017 where we'd also inbuilt it on the app. So it was then 2 memberships. It was FitPass and FitFeast। So FitPass was giving you access to a fitness center and FitFeast was giving you access to a personal nutritionist। तो आप ऐप पे आते थे, आप उनसे कॉल शेड्यूल करते थे, फ़ोन पे बात करते थे। हमें ये समझ में आया था लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है उठ के बाहर जाके किसी से मिलना। तो वी मेड इट इंटरनल कि ठीक है, आप चैट कर सकते हो, आप वीडियो कॉल कर सकते हो, आपको फ़ोन पे बात करना है फ़ोन पे बात कर सकते हो। शी वॉज अवेलेबल 24/7। शी इज़ अवेलेबल 24/7 नाउ ऑल्सो। सो इफ़ यू हैव टू गो आउट समवेयर तो आप बता दो, वो उस मेन्यू में से आपको बता देगी कि आज क्या खाना है और कल क्या एडजस्टमेंट करनी है। अदरवाइज यू आर गेटिंग वीकली डाइट्स। तो कांस्टेंट आपका इंटरेक्शन चल रहा है और आपका डाइट सॉर्टेड है। तो मूवमेंट एंड न्यूट्रिशन वर 2 थिंग्स दैट वी अंडरस्टूड नीडेड टू गो हैंड इन हैंड। सो देन केम न्यूट्रिशन। फिर 1 साल हमने फिट पास और फिट फीस्ट किया। तब तक थोड़ा थोड़ा AI की कॉन्वर्सेशन शुरू हो चुकी थी। सो ऑन द 1st of January 2018 is when we launched our fit coach Arya, which was our AI fitness coach। तो अगर हम तीनों फिट होना चाहते हैं और वर्कआउट करना चाहते हैं ना, पैरामीटर्स आर सिमिलर कि हाइट, वेट, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, तो हम तीनों को एक सर्किट मिलेगा टू डू। सो एंड मे बी इट नीड्स टू बी कंप्लीटेड इन 20 minutes। आपने 19 मिनट में किया, उसने 20 मिनट में किया, मेरे को 25 मिनट लगे। तो कल वो अडेप्ट हो जाएगा टू कीप ईच ऑफ अस एंगेज। आई विल गेट अ सिंपलर वर्जन, ही विल गेट maybe equally tough, and you might get a tougher version so that you don't lose interest। So you are also coming back, interacting, and the AI is learning more about your behavior। And then the nudges came कि अच्छा ठीक है, continue with your workout। या तो घर पे कर लो या तो जिम चले जाओ, न्यूट्रिशन पे फोकस कर लो। So 2018 was then bringing AI into fitness। इन बिटवीन फंडिंग ली गई थी या वही पहला राउंड वही चल रहा था? नहीं, 16, 17, 18 अपने तीनों साल फंडिंग ली। 18 के बाद नहीं ली हमने। अच्छा, तीनों साल उस टाइम फंडिंग ली थी? 3 करोड़ 3 करोड़ 3 करोड़ हमने लिए थे मुंबई एंजल्स से। ठीक है। 2018 के बाद से हमने फंडिंग के लिए सबसे प्रॉफिटेबल है। उसके बीच में कोविड भी था। बट एक चीज़ वैसी ऐड करना चाहता हूँ, 2018 में ना कोई AI की बात नहीं करता था। आज तो जो वॉल पेंट लगा रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि पेंट में है ये, मतलब अब तो नेक्स्ट लेवल हो गया है। तो उस समय कोई बात नहीं करता था। हमारा एक्चुअली रीज़न फॉर AI था कि पर्सनल ट्रेनर्स इंडिया में ना स्टैंडर्डाइज नहीं थे, तो हम उसको स्टैंडर्डाइज हमें करना था एक्चुअली। तो हमारा इंट्यूशन ये था कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, यूजली डॉक्टर के पास जाने के पहले आप किसी से सजेशन लेते हो कि मेरे पेट में दर्द है तो मुझे कौन से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, कोई आपको बताता है तो आप रेफरेंस से जाते हो। वहाँ पे बोर्ड लगा होता है MBBS, MD, UK, कार्डिफ, वेल्स, इतने क्वालिफिकेशन लगे हैं और पूरी लाइन लगी है लोगों की। फिर वो आपके लिए कुछ लिख देता है, फिर भी आप उसका सेकंड चेक कराते हो, किसी और से सेकंड ओपिनियन लेते हो। ठीक है, ये है जब कोई आपको मिले विद रेफरेंस, क्वालिफिकेशंस वर आउट देयर, तभी भी आपने डबल चेक किया। ट्रेनर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये भी नहीं पता कि वो बेसिक हेल्थ एंड सेफ्टी में ट्रेंड है कि नहीं। आपको CPR देना या रेजिसिएट करना तो बहुत दूर की बात है। आपको मोच आ गई तो क्या वो इमीडिएटली उसको भी हैंडल कर सकता है कि नहीं, आपको ये भी नहीं पता। फर्स्ट एड कर सकते हैं, एंड बिकॉज वो फिट लगते हैं आप बिलीव कर लेते हो और सडनली वही आपके न्यूट्रिशन काउंसलर भी बन जाते हैं। क्या खाना है, क्या पीना है, वो ही सब सेट कर देते हैं, सप्लीमेंट्स भी बता देंगे। ये काफ़ी ब्रोकन था। जब हम इसमें और डीप गए,
आपको कोई लगता होगा ना कोई सेलिब्रिटी ट्रेनर है यार बहुत अच्छा है, एक ह्यूमन ट्रेनर ने ना अपने 20 साल करियर में मे बी 1000 से 1500 लोगों को ही ट्रेन किया होगा अच्छे से, ठीक है, उतना ही इंटेलिजेंस है 1000 लोगों का। अब हम बॉडी को समझने आए, आपकी बॉडी ना 130 डिफरेंट वेज में ही मूव कर सकती है, आपकी गर्दन ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है, लेफ्ट राइट घूम सकती है, और कोई मूवमेंट नहीं है। तो आपके हर मसल और हर जॉइंट का ना एक डिफाइंड मूवमेंट ही है, उस मूवमेंट के कॉम्बिनेशन को एक्सरसाइज बोलते हैं, एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन को सर्किट बोलते हैं, और कुछ सर्किट्स का कॉम्बिनेशन को वर्कआउट बोलते हैं। ये है आपकी फंक्शन। तो जो हमने समझा कि 130 ही तरीके तो हैं भाई, वो तो फिर मेरा एआई बता सकता है ना कि क्या आपको ट्रेनर क्या करता है, ट्रेनर आके आपको असेस करता है। आप अक्षय बोलता है मेरा गोल है बल्क अप, तो अब उसको पता है मसल्स ग्रो कराने हैं, तो हाइपरट्रोफी वाली एक्सरसाइज बतानी है, ठीक है। फिर वो बोलता है आज अक्षय तुम करोगे 4 स्क्वाट, 5 जंपिंग जैक, 6 पुशअप्स। अक्षय बोलता है नहीं सर स्क्वाट्स नहीं हो रहे, तो ऑल्टरनेटिव देता है फॉर द सेम मसल ग्रुप। यही है ना, करते आप ही हो, बताता ये तो मेरा एआई बता देगा, क्योंकि ये तो प्रोग्रामेटिक है और मुझे ऑल्टरनेटिव देने इन द सेम मसल ग्रुप। तो ये हमारा पहला एआई ऐसे बेसिक, मतलब मान के चलो आज के वर्ड में हमारा खुद का एलएलएम था वो। हाँ, मतलब मुझे याद है उस टाइम पे, मतलब मैं आपका यूजर उसी टाइम बना था। अच्छा, मेरे हिसाब से फिट कोच बाद में आया, मैं यूजर था, मतलब ये मान लो फिट फीस जस्ट लॉन्च हुआ था, तो तब मैं उस टाइप का था कि जस्ट लॉन्च हुआ था। और वही मैं क्वेश्चन अभी पूछूंगा आपसे, मेरा जो एक्विजिशन का तरीका था वो बहुत अलग था, मुझे तो मेरे स्टूडेंट ने बेचा था। अच्छा, वो आपसे पूछूंगा, नहीं वो कुछ और था, वो मैं आपसे पूछूंगा वो पॉसिबिलिटी कैसे थी, क्योंकि शायद फंडिंग हो रही थी तो इसलिए आपने कुछ डिस्काउंट्स दे रखे थे मार्केट के अंदर। मैं आपको बताता हूँ, 2018 या 17 लास्ट, मुझे याद नहीं मैंने कब लिया था, मैंने 5000 रुपये में ली थी आपकी सब्सक्रिप्शन एनुअल। हाँ मैं समझ गया, तो हमें समझ तो गया। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कुछ आया था, तो मेरे स्टूडेंट ने बोला सब यहाँ पे ये दिला देता है, मत दिला दे। मैंने अपने सारे दोस्तों को बता दी, मैं हम सब जाएंगे साथ में करके आएंगे। इसकी भी कहानी है। इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है, और इसने इंडिया में ये वो पॉइंट था, पायलट था, जिसकी वजह से इंडिया में हमने अब बहुत बड़ा रेगुलेशन चेंज हम ले आए। हमें ना शुरू से पता था कि इंडिया में बिहेवियर चेंज लाना है ना सोसाइटी में, तो एक बहुत बड़ा भागीदार आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। पॉलिसी मैटर्स अ लॉट। 2015 में हमने शुरू किया था, 16 से हम चिट्ठी लिखते थे गवर्नमेंट को कि जो आपने बोला ना फिटनेस इंडस्ट्री, आज तक इंडस्ट्री नहीं क्लासिफाई हुई है, तो हम बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखते थे कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, आपको ये पॉलिसी ठीक करनी चाहिए, XYZ। हमारी चिट्ठियों से या तो प्रेरित होके या परेशान होके, जैसे भी 2017 नवंबर में पहली बार उस समय वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर अरुण जेटली, उन्होंने मुझे बुलाया फॉर प्री बजट कंसल्टेशन। ये हर बार होता है बिफोर द बजट। उसी मीटिंग में अदर बिग विग्स लाइक बाबा कल्याणी फ्रॉम भारत फोर्ज, मिसेस कामिनेनी, सुनील भारती मित्तल, GVK के फाउंडर, ये सब अपने अपने इंडस्ट्री के लिए थे, फिटनेस के लिए मैं था। पहली बार हमारा डायलॉग शुरू हुआ गवर्नमेंट के साथ कि पॉलिसी में संशोधन करना है। उस समय ना 17 में एक आपके इनकम टैक्स में प्रोविजन था कि अगर आप दवाई खरीदते हो 30,000 रुपये तक, तो आप टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर सकते हो। तो मैंने बोला, उस मीटिंग में मिस्टर जेटली थे, अरविंद सुब्रमण्यम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, GST काउंसिल के हेड थे, CBDT के चेयरमैन, सब लोग थे। तो मैंने बोला यार ये तो आप देश को परवर्स इंसेंटिव दे रहे हो कि बीमार हो जाओ दवाई खरीद लो टैक्स बचा लो। आपको तो उल्टा देना था कि फिट रहो, बी अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर टू आवर GDP और टैक्स बचा लो। तो खूब ताली बजी, ठीक है, खूब पीठ थपथपाया गया। और 2018 के बजट में, इन इंडिपेंडेंट इंडिया के बजट में पहली बार द वर्ड फिटनेस वाज मेंशन्ड। 1250 करोड़ एलोकेट हुआ, तब आपका आया फिट इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब, ठीक है। पहली बार फिटनेस को एक दर्जा मिला। दूसरी चीज हमें उस समय समझ आई, हम चाहते थे फिटनेस को टैक्स सेविंग दिलाना, राइट। ये हम चाहते थे कि इंसेंटिवाइज हो जाए लोग कि फिट रहो, कुछ या तो बंदा फिट होएगा या बीमार होएगा, तो एक्सचेकर को फर्क नहीं पड़ रहा था। ये हमारा सबमिशन था। तब कैसे इसको टैक्स सेविंग में लाएं, 80C 80D क्या करें। तो हम बहुत भटके। तो फिर हुआ ना यार, इंश्योरेंस में होता है टैक्स सेविंग, ऑलरेडी मिलती है आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए, तो इंश्योरेंस का पार्ट बनाते हैं। तब हम मिले एक बहुत बड़े डायग्नोस्टिक चेन के चेयरमैन से, मतलब वो आप सब यूज करते हो उस डायग्नोस्टिक चेन को, एकदम
हमारे पुराने और एस्टैब्लिश्ड हैं, लाल पैद होगी। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको क्या लगता है लोगों को खून देना पसंद है? कोई शौक से नहीं देता, बट जिस दिन इंश्योरेंस में मैंडेट हुआ ना कि आपको खून देना है, तभी हम अंडरराइट करेंगे, तब ये पूरी सेगमेंट इंडस्ट्री खुल गई। तो इससे हमें लगा कि यार फिटनेस को भी इंश्योरेंस का पार्ट बनाना है। तब हमने IRDA आई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर हमने उसको कड़ी चिट्ठी लिखना शुरू किया कि आप हेल्थ इंश्योरेंस तो हो ही नहीं, आप रेगुलेटर अच्छे हो, बट एज ए डेवलपमेंट अथॉरिटी आप फेल कर रहे हो। कुछ ना पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, 4% लोग ही खरीदते हैं इंश्योरेंस। एवरेज एज ऑफ इंश्योरेंस बायर इन इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस 36, 2/3 ऑफ इंडिया इज बिलो 35। तो आपको वही खरीदता है जिसको जरूरत है, फिर वो क्लेम करता है, फिर आप प्राइस और बढ़ा देते हो, तो ये अंडर 35 और एलिनेट हो जाते हैं। तो आप डेवलप तो कर ही नहीं जाओ मार्केट। एंड सच बताओ, आपको तो हेल्थ से किसी की मतलब ही नहीं है, आपको मतलब है अस्पताल को पैसे मिल गए कि नहीं। उसके बाद वहां से बंदा स्ट्रेचर पे निकलता है, अपने पैर पे निकलता है, उससे तो आपको मतलब ही नहीं है। और 3 दिन में वापस आ जाए तो भी आपको फर्क नहीं, तो उसकी हेल्थ बेटर हुई कि नहीं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हम कड़ी कड़ी चिट्ठी लिखते थे। फिर ये डायलॉग शुरू हुआ कि हाउ टू इंक्लूड फिटनेस एज पार्ट ऑफ इंश्योरेंस। उसके लिए फिर कोई डेटा नहीं था कि क्लेम कटेगा, क्या होगा, वो सब हमें प्रूव करना था। तब IRDA ने शुरू किया रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। हमने सैंडबॉक्स में अप्लाई किया, हमने बोला कि हम ये प्रूव करना चाहते हैं। हमने पार्टनर किया, उसमें होता था मैक्स बूपा। तो मैक्स बूपा के साथ हमने एक प्रोडक्ट बनाया 29,500 रुपये का, जिसमें आपको मेडिकल इंश्योरेंस, फिटपास की सारी सर्विसेज, एक्सेस टू जिम्स, न्यूट्रिशन, AI कोचिंग, ये एंड टेली हेल्थ। उस समय IHO करके कंपनी होती थी, इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उससे हमने लिया OPD वाउचर्स और ये सब। तो एक फुल पैक बनाया फॉर अ फैमिली ऑफ 4। ये हमें तो IRDA का रूल था कि आप 50 लाख रुपए तक का ही बेच सकते हो या 10,000 पॉलिसी, व्हिचएवर कम्स फर्स्ट। तो अगर आपका सस्ता है तो 10,000 पे रुक जाओगे, अगर आपकी महंगी चीज़ है तो 50 लाख पे रुक जाओगे। तो ये हमने पेटीएम पे डाला, फिटपास मैग्नम। अब आज भी देखोगे तो फिटपास मैग्नम आपको पेटीएम पे लिस्टेड मिलेगा, 29,500 इंक्लूडिंग GST था वो 18%। इसी को लोगों ने क्या किया, खरीद के स्प्लिट करके 5-5 हज़ार में निकाल दिया। ये हुआ ओके। क्योंकि लोगों ने बोला कि भाई 6,000 रुपये में मैंने आपको 30,000 डिवाइडेड बाय 4 था, 7,500, उसमें कुछ GST कॉम्पोनेंट था। तो लोगों ने, एक बंदे ने खरीदा। अब दे हैड टू टेल अस ना कि फैमिली मेंबर्स कौन है, ये तो हमें नहीं पता। तो अब उसके फैमिली मेंबर्स 3 दोस्त बन गए। इसने पैन उधार लिया था मुझसे, हुआ ना। तो ये एक्चुअली उस सैंडबॉक्स का पार्ट है जिसमें, जिसके थ्रू आप आए। बट उस पायलट में हमने 2 पायलट रन किए, दोनों में ये प्रूव हुआ कि फिटनेस नीडेड टू बी अ पार्ट। क्लेम रेशियोज वर लोअर, इनफैक्ट दे वर निल इन द पायलट, वो ऑब्वियसली स्मॉल बेस भी था। एंड अ यंगर ऑडियंस वाज कमिंग इनटू बाइंग इंश्योरेंस। इसके बाद 2020, मतलब मैं थोड़ा जंप कर रहा हूँ क्योंकि ये पायलट चले और कोविड हुआ। कोविड में क्या हुआ ना, आप कोई भी थे, कितने भी अमीर, कितने भी गरीब, सोसाइटी में जो भी टाइटल कमांड करते थे, डॉक्टर आपसे पूछते थे कोमॉर्बिडिटी है। और कोमॉर्बिडिटी क्या थी? डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, मतलब प्रिवेंटेबल लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो प्रिवेंट किससे होती है? एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है प्रिवेंट करने का, उसमें ट्रीटमेंट है। हमारे पास बिस्तर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे, ठीक है, और सबसे बड़ा आपका चैलेंज हो रहा था प्रिवेंटेबल लाइफस्टाइल डिजीज। तब IRDA को ये बात याद आई कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस में प्रिवेंशन जरूरी है। तो आप मानोगे नहीं, 4 सितंबर 2020, हम लॉकडाउन में मार्च से 4 सितंबर 2020 को क्वाइटली, अभी सब लॉकडाउन है, एक रेगुलेशन आ, एक नोटिफिकेशन आता है कि फिटनेस मस्ट बी मेड अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। तो अभी है, अब है। तो मतलब अगर मैं अपने इंश्योरेंस से क्लेम ले सकता हूँ? इंश्योरेंस में क्लेम नहीं लेना, आपकी इंश्योरेंस में पार्ट है ये, आपको क्लेम नहीं लेना है, ऑलरेडी एक्टिवेटेड होगा, प्री एक्टिवेटेड आता है ये। केयर हेल्थ, स्टार हेल्थ, ICICI लोम्बार्ड, आदित्य बिरला हेल्थ, जिम की मेंबरशिप भी मिलेगी उसमें? फिटपास ही मिलेगी। फिटपास की membership। IRDA ने एक ही प्लेयर को अप्रूव किया। कैसे मिलेगा ये मेरे को बताओ। इंश्योरेंस के पार्ट है, तो अब आप, अब जिससे डिपेंड करता है किसका इंश्योरेंस खरीदते हो, उनका जो भी प्रोडक्ट लोगे उस प्रोडक्ट में चेक कर लो फिटपास है कि नहीं। पुराने वाले में नहीं होगा, रेगुलेशन के बाद वाले जितने प्रोडक्ट्स आए हैं उस पे होगा। तो वो अपडेट नहीं करते? हाँ कर देते हैं, सब में है लगभग ना। पॉलिसी बाजार से भी खरीदोगे तो आपको मिलता है। मेरा तो चल रहा है मान लो 2010 से। हाँ कोई बात नहीं, चल रहा है, बट अपने का प्रोडक्ट अपग्रेड हो गया होगा तो अपने आप आ गया होगा ये। अच्छा, upgrade ऐप पे अपने check आप करो। हाँ
आपके एजेंट पे भी डिपेंड करता है, बट हाँ मैं तो डायरेक्ट ले रखा है। तो होगा आपका। तो आप पॉलिसी बाजार में सब डिस्ट्रीब्यूट करते ये तो पैसे बच गए नहीं मतलब मैं तो मेंबरशिप ले ही रहा हूँ ना, हैं, और आपके अगर- पैसे बच गए। हाँ। प्लस दूसरा पार्ट ऑफ रेगुलेशन है कि अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो अपना रेजिम, तो आपको अगले साल मैंडेटरीली डिस्काउंट मिलना है। इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट से नो बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। आपको या तो डिस्काउंट मिलना है या सेम प्राइस पे कवरेज बढ़ जानी है। ये रेगुलेटेड है, और ये आपके लिए नहीं है, ये सारे कॉर्पोरेट एचआर के लिए भी है। जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के लिए लेते हैं ना, उसमें भी है कि अगर वो लोग फिट पास यूज कर रहे हैं तो अगले साल के प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलना चाहिए। अब कई लोगों को ये पता है, कई लोगों को नहीं पता है, बट ये हो गया जो आप जिस माध्यम से आप अक्वायर तो हुए ये थे ना। मुझे बताओ, ये तो ऑडियंस के लिए भी सही है, जिन लोगों के इंश्योरेंस है अगर उसको चेक करवाना है तो क्या आपके साइड से भी कुछ होता है? हमारी साइड से तो नहीं हो पाता, क्योंकि वो हम रीमार्केट नहीं कर सकते। लेकिन आप जिस भी इंश्योरेंस कंपनी का ऐप होगा, या तो आप ऐप में चेक कर लो कि आपके लिए फिट पास सेक्शन एक्टिवेटेड है कि नहीं। नहीं तो अपने एजेंट से पढ़ लो, नहीं तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो, उसमें कंट्रोल F दबाओ और डाल दो वर्ड जिम, तो आपको मिल जाना चाहिए कि आपकी पॉलिसी में है कि नहीं। ठीक है। 2 मिनट का काम है। हाँ मतलब मेरे को तो ये लग रहा है, मेरे तो बहुत मोटी पॉलिसी ले रखी है ना, मेरे को तो मिलता ही होगा यार। मिलता ही होगा, मिलता ही होगा, मिलता ही होगा। और आप ये देखो ना कि केवल आप नहीं कवर्ड होगे, आपकी वाइफ भी कवर्ड होंगी, राइट। पॉलिसी में तो आप लोग फैमिली कवर होगा ना आपका, तो सब लोग के पास है ये, सिर्फ आपके पास थोड़ी है। और कौन से वाला मिलता है प्लान? जैसे आपके कुछ प्लान्स है कि पहले तो एक होता था आपका बढ़िया वाला, जहां जाना है जाओ, जितनी बार जाना है जाओ, पर अभी कुछ आ गया ना कि एक जिम में 3 बार से ज्यादा नहीं जाना। वो कोविड के जस्ट आसपास था, क्योंकि उस समय सब लोग तकलीफ में थे, पूरी इंडस्ट्री। अब नहीं है, ठीक है, अब अनलिमिटेड एज मेनी टाइम्स वेरेवर यू वांट, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है। इंश्योरेंस में आपने अच्छा सवाल पूछा। इंश्योरेंस में क्या होता है कि टियर्ड होते हैं बेनिफिट्स। अच्छा, ओके। जैसे आपका मान लो कुछ पॉलिसीज में आपको रूम एलिजिबिलिटी अलग होती है, बिल्कुल। किसी में शेयर्ड रूम अलाउड होगा, किसी में सिंगल, किसी में प्राइवेट। तो वैसे हमारे बेनिफिट भी टियर होते हैं। तो मान लो हो सकता है जिसमें अगर आप हो शेयर्ड रूम एलिजिबल हो, आप सिंगल रूम आप ले नहीं सकते, तो उसमें हो सकता है कि आपको फिट पास का एक्सेस थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो, कि हफ्ते में 3 बार कर सकते हो या। ठीक है। और अगर आपकी थोड़ी हायर सम इंश्योर्ड पॉलिसी है जिसमें आपकी सारी एलिजिबिलिटियाँ खुली हुई हैं, तो ये भी अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, तो ऐसे टियर्ड होगा। यहाँ पे बिजनेस मॉडल कैसे है? फॉर एग्जाम्पल मैं रिडीम करूंगा तभी आपको पैसा मिलेगा, वैसे मिल ही रहा है? नहीं, मिल रहे हैं। अच्छा, ओके। मिल ही रहे हैं। हम प्रीमियम का पार्ट है हम, तो इट इज़ अ बेनिफिट दैट इज ऑलरेडी गॉन टू यू, एंड रिस्क हम उठा रहे हैं। बिकॉज जब इंश्योरेंस कंपनी सोच रही है, एक चीज़ जो अब होने लगा है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो सोच के चलती है कि मेरा ये पॉपुलेशन है, इसमें 5 से 6% लोग क्लेम करेंगे, बिल्कुल। ठीक है। फिर उनके पास और बेनिफिट्स होते हैं, जैसे मान लो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस, वो भी होगा, बट वो हो सकता है 0.001% लोग क्लेम करते होंगे, बट वो फीचर देता है, उसके पैसे भी वो देता है। तो अब ऐसे फिर उसके और कोई बेनिफिट हो सकता है, जैसे हेल्थ चेकअप एट होम, वो भी शायद यूज़ नहीं होता होगा उतना, ठीक है। तो ये सब 5% के लोअर आते हैं इनके यूटिलाइजेशन, तो वो इस आधार पे हमसे सेट करते थे प्राइस। ठीक है, जैसे आपने जिनसे किया है वैसे उन्होंने आपसे किया। तो उनको लगा कि आपका इनका यूटिलाइजेशन होएगा 3%, 4% ऐसे, हमारा यूटिलाइजेशन होता है 28%। अब और बढ़ जाएगा। अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, अब लोगों को समझ आने लगा है कि एक्चुअली इंश्योरेंस में लोगों को कम इंटरेस्ट है, अपने आप को सेहतमंद रखने में, फिट रखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसमें जो हमारा फीचर है वो 28% ऑफ देयर पॉपुलेशन इज यूजिंग, एंड क्लेम इज ओनली बीइंग फाइल्ड बाय 6% ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो बीमार तो आप कभी कभी पड़ोगे ना, बट ये तो आप हर साल यूज़ करोगे, करते रहोगे, बीमार हो जाओगे, फिर ठीक हो जाओगे, फिर यूज़ करोगे। तो अब इंडस्ट्री को ये समझ आने लगा है। जब शुरू में हम आए थे, लोगों को लगा था क्यों ही होगा, तब रेगुलेशन नहीं चेंज हो रहा था ना, तो लोग कहते क्यों क्यों क्यों। अब जब हो गया है, भैया हम हमेशा बोलते रहते हैं, इंडिया में ना इंटेंट प्रॉब्लम नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम नहीं है। आपको और जिम खोलने की जरूरत नहीं है, और आप कितने भी जिम खोल लो, आप कभी भी इंडिया को सर्व नहीं कर सकते। इंडिया तो बहुत बड़ा देश है ना। यहाँ प्रॉब्लम है कि एक्सेसिबल कैसे बनाओ और इंसेंटिवाइज कैसे करो हेल्दी बिहेवियर। आपको बिहेवियर बिल्ड करना है ना। आप ये थोड़ी चाहते हो कि बंदा 3 बार जाए और बोले हाँ वो बढ़िया था, मैंने एक बार यूज़ किया। आप चाहते हो कि वो लगातार जाता रहे, तो आपको प्रोग्रामेटिकली, स्ट्रक्चरली ये सब चेंज करना पड़ेगा ना। बिजनेस मॉडल कैसे चेंज किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? जैसे स्टार्टिंग के अंदर
जितना मैंने स्टडी, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल भी चलता था, बिजनेस बैकग्राउंड से आता, तो मैं अलग अलग जिम जाता था, सबसे कैसे कर रहे हैं भैया, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता था। मैंने 5,000 रुपये दिए यार, मैं जिम की मेंबर ठीक ठाक जिम पे जा रहा हूँ, मैं कहा ये तो बनेगा ही नहीं, कॉस्ट ही नहीं बन सकता। मैं उनसे पूछता आप कैसे कर रहे हैं, तो मेरे को पता लगा उस टाइम आप 60-70 रुपये से 100-120 रुपये तक वेरी करते थे जिम टू जिम, और कुछ गारंटी का सीन भी नहीं था। और उस टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे तो जिम वालों ने इसको एक्विजिशन चैनल बना रखा था, या हम फिट पास से जाते थे, कहता भैया क्यों ले रखा है, हमारी मेंबरशिप लो, हम आपको ये देंगे ये देंगे, ये ऐसा थोड़ा ना होता है ऐसा। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि शायद जिम वालों ने इसको एज ए एक्विजिशन चैनल समझ लिया कि ठीक है, मेरे को बंदा ला के देता है, अगर मैंने इसमें 10% भी कन्वर्ट करा लिया तो मेरा बिजनेस बन जाएगा। बिजनेस मॉडल कैसे चेंज किया हुआ था फिर वो टाइम ये, और जो मैं बोल रहा हूँ क्या ऐसा होता था या कभी देखा नहीं? नहीं सच बता, पहले आरुषि का सुन लो फिर मैं बिल्कुल यही होता था। इनिशियली हम तो समझाते थे कि लीड एक्विजिशन नहीं है, हम आपको सीधे प्रॉफिट दे रहे हैं, like let people keep coming through us, you're not having to spend any money to get them into your center, and the more people that we send और वो center आपका भरा भरा लगेगा तो लोग ऑटोमेटिकली आसपास से आने लगेंगे। तो इनको मत बी ऑलवेज इंश्योर्ड कि फिट पास यूजर को नहीं डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले, तो हम उनको यही समझाते थे। बट 10 like you said 10% वो लोग कोशिश करते थे, बट now they have also understood that it is not an acquisition channel, and it is people are coming in, I am getting money, my center is running the way it is running, at least now it is fuller and more people are joining. So that is how it had started, and abhi bhi hamara range yahi hai of money that people are getting. दूसरे तरीके से समझते हैं, मतलब ये हो गया। पर क्या इसमें कोई मिनिमम गारंटी भी आ गई है? पहले तो नहीं थी। नहीं, अभी भी नहीं है। नहीं ठीक है, दो तीन फिर मैं आपको तुम ब्रेक डाउन कर देता हूँ, ठीक है। आप कोई भी जिम खोल लो, अक्षय फिटनेस सेंटर, XYZ, बड़ा ब्रांड नेम, 3 ही कंपनियों से इक्विपमेंट खरीदते हो आप, वही AC लगाते हो, वही लाइटें लगाते हो, ट्रेनर भी आपके वही होते हैं जो आसपास रहते हैं, कोई 20 किलोमीटर दूर से ट्रेनर नहीं आता यहाँ काम करने के, वही घूम रहे होते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस स्टैंडर्ड है, ठीक है। कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाम क्या लिखा है, दिस इज एन एक्सपीरियंस ड्रिवन मार्केट, ठीक है। तो कस्टमर को मतलब है कि वहाँ गया, इक्विपमेंट अच्छा था, ट्रेनर अच्छे थे, स्मेल नहीं था, स्वेट नहीं था, ये तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक ही जगह 10-12 सेंटर होते हैं। पंजाबी बाग आपके पास है ना, क्लब रोड पे 11 है, GK में चले जाओगे 17 है, ठीक है। कुछ जिम्स का कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है, तो इट इज, आप सोच के चलो कि ना रेस्टोरेंट है ये, कस्टमर को नहीं फर्क पड़ता। कस्टमर को जिस दिन चाइनीज खाना है वो चाइनीज रेस्टोरेंट जाएगा, जिस दिन जापानीज खाना है जापानीज जाएगा, जिस दिन साउथ इंडियन खाना है साउथ इंडियन। एक मल्टी फॉर्मेट कैफे नहीं जाता वो, जहाँ पे सबको थोड़ा थोड़ा मिलता हो। तो वैसे ही आपका ये एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज़, जिम्स को अब ये समझ आ गया, वो बोलते थे ना मैं 20,000 का मेंबरशिप बेचता हूँ, मैं 40,000 का बेचता हूँ। हमें ये चीज़ उनको तोड़ के नीचे लाना पड़ा। सर आप ये बताओ, आप 40,000 का बेचते हो, आप घर कितने पैसे ले जाते हो? आप बिजनेस हो, आपका मुनाफा क्या है ये बताइए। तो आप 40,000 का बेचते हैं तो आप हर कस्टमर पे 20% कमाते हैं, 10% कमाते हैं, क्या कमाते हैं? तो जो थोड़े ज़्यादा पॉस्चरिंग करना चाहेंगे वो 20% बोल देंगे। कईयों को तो पता ही नहीं होता होगा। वो ठीक है, मतलब वो रहने दीजिए बात। बट अब मान लीजिए कि थोड़ा कोई भी जिम ना 20% का धंधा नहीं है, तो कोई भी 20% पैड नहीं कर रहा। बट मान लो उन्होंने कह दिया, आपने मान लिया, तो 40,000 का बेचते थे आप, 20% पैड करते हो, तो मतलब आप 8,000 रुपये कमाते हो, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट है, ओके। इसमें कितनी बार वर्कआउट करता है बंदा? तो बोलेंगे अरे वो तो 30 बार आता है, तो हमने 360 दिन तो नहीं आता होगा सर। तो बोलेंगे 200, तो मैं ठीक है सर, तो 8,000 को आप 200 से डिवाइड कर दो, 40 रुपये वर्कआउट कमाते हो ना आप। अब आपको क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही बंदा आता है कि इतने सारे बंदे आते हैं? आपको घर ले जाना है 40 रुपीज़ पर वर्कआउट, हम आपको दे देंगे 40 रुपीज़। तो वी विल डबल योर प्रॉफिट लाइन। आप टॉप लाइन छोड़ दो, डोंट टॉक टू अस अबाउट कि 40,000, उस 40,000 के नीचे आपका कैक है, आपकी चीज़ें हैं, यहाँ पे ज़ीरो कैक है, तो मैं आपका प्रॉफिट डबल कर दूंगा। ये बात लोगों को समझने में वक्त लगा, और एक बार किसी ने कर दिया तो फिर वर्ड ऑफ माउथ से ही वो हो गया। और उसके बाद दूसरी चीज़ आपने बोला कि उन्होंने आपको अक्वायर करने की कोशिश की। अब ये रिस्की क्वेश्चन है जो मैं पूछने वाला हूँ, आप उस समय स्विच हुए? नहीं नहीं हुए। 78% ऑफ आवर कस्टमर्स स्टे विद अस।
ठीक है, हमारा रिटेंशन रेट 78% है। तो कस्टमर नहीं स्विच होता ऑल्सो फॉर वेरियस रीजंस। कुछ जिम आपको बोलता साल के दे दो, एक वो बैरियर था ही। आप यहीं लॉक हो जाते हैं, आप ऑफिस के पास नहीं जा सकते, आप स्विमिंग नहीं जा सकते, तो फ्लेक्सिबिलिटी छिन जाती है। और ये एक बहुत ही कोर लर्निंग है। इंडियन कंज्यूमर्स को ना पावर चाहिए, एजेंसी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ठीक है, और ये मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। 2015 जब मैं शुरू किया ना, ये फिटपास का मॉडल ऐसे कैसे बना कि हम बूफे बन जाएंगे। अमेजोन आ रहा था इंडिया, मैं लंदन में रहता था और न्यूयॉर्क में। वहाँ अमेजोन बोलता था बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर्ड टुमारो, जो उसकी कोर सर्विस थी। ठीक है, इंडिया में बोलता था 2 करोड़ प्रोडक्ट्स। आप कभी 2 करोड़ प्रोडक्ट देख नहीं सकते थे, बट आपको ये फीलिंग थी कि ये सब आपके लिए उपलब्ध है। राइट, उबर बाहर बोलता था पिक यू अप एनीवेयर इन 3 मिनट्स। ठीक है, जो कोर सर्विस है। इंडिया में बोल रहा था 70,000 कार्स इन माई फ्लीट। ठीक है, तो इस और फिर हमने रेस्टोरेंट्स देखा। मुझे पता है, आपको पता होगा, हो सकता है, या बहुत लोगों को पता होता है, आप रेस्टोरेंट जाएंगे, हम खाएंगे वही नान, वही शाही पनीर, वही दाल मखनी, वही रायता। बट मैं मेन्यू से नहीं ऑर्डर करूंगा, मैं थाली उठा लूंगा कि मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैं लूंगा वही। बट द पावर कि मैं कुछ और भी ले सकता हूँ, कुछ और भी ट्राई कर सकता हूँ, मुझे बंदिशें नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो फिटपास में हम वो सब लेके आए थे कि यू कैन गो एनीवेयर, क्लोज टू होम, क्लोज टू ऑफिस, डू एनी वर्कआउट, डू व्हाटएवर यू वांट, हाउएवर यू वांट। ये पावर ट्रांस, ये इमोशनल हुक जिम नहीं ले जा सकता था। तो वो प्राइसिंग, ये सब चीज़ों से हमारे कस्टमर 78% रिटेन होते हैं, वहाँ पे 25% होते हैं, वहाँ 75% लीव विद अ 78% स्टे। ये फर्क है। तो अभी भी इतना बड़ा 78% सी रेशियो है। रिटेंशन रेट हमारा, उसी लिए हम प्रॉफिटेबल है। बिजनेस तभी प्रॉफिटेबल बनता है जब आपका कस्टमर टिकता है। नहीं तो अगर आप फनल खोल दोगे तब तो फिर आप ना जैसे मनी मूविंग बिजनेस में हो, 15,000 रुपये का कैक दो, 20,000 रुपये लेके आओ, फिर 15,000 का कैक दो, 20,000 रुपये ले, ये तो इससे अच्छा तो आप एफडी में रख दो पैसे, इससे ज़्यादा आप मुनाफा कर लोगे। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस तभी है जब कस्टमर्स विल स्टिक एंड देन यू डोंट हैव टू स्पेंड कैक ऑन गेटिंग देम एंड देन दे कीप। तब आपका बलूनिंग होता है ना, आपका 100 नए लाते हो, 80 पुराने रह जाते हैं, अभी 180 हो जाता है, अगले महीने 180 का 80 आ जाता है, प्लस 100 आता है, तो आप बलून करते जाते हो ना। नहीं तो आप फ्लैट ही जाओगे। 16 में पैसा रेस किया, 17 में किया, 18 में किया, बिजनेस स्केल भी किया, फिर आया कोविड। फिर कैसे हुआ? मतलब उसके बाद आपने फंड्स भी रेज नहीं करे, क्या टीम स्केल डाउन करी, सैलरी कट्स लिए? क्योंकि बिजनेस तो नहीं आ रहा होगा, ये तो होगा नहीं कि जिम वाले को आप कहोगे नहीं भाई मैं तेरे को पैसे दूंगा, तू चला। या फिर लोगों गवर्नमेंट से सेटिंग कर रखी थी क्योंकि आपकी बातचीत थी, नहीं हमारे फिट पास से जो जाएगा वो जिम जा सकता है। तो पैसा तो नहीं आ रहा होगा, तो कैसे हैंडल हुआ? आपने बोला 2 साल का टाइम था जिस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, तो वो कैसे हो रहा था? तो उस टाइम पे we'd also expanded to more cities, and something else along with this pilot that we done for IRDA with the IRDA was something else that we had started talking to banks. तो अब जैसे आपको हर क्रेडिट कार्ड पे प्रायोरिटी पास एक फीचर मिलता है कि आप जाओ, आप एयरपोर्ट लाउंजेस पे बैठ सकते हो। तो हमने उनसे वी हैड स्टार्टेड टॉकिंग टू देम एंड गेटिंग working towards getting embedded with banks on their credit cards, on their dormant accounts, on their salaried accounts, anything and everything, just to get into the bank. Because once you're into the bank, it's a large market that you can penetrate, right? They can use you for multiple services. तो हमने शुरू किया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ, एंड बाय दैट एंड बिफोर कोविड had come 2019 everything, we were also on Bank of India, we were on SBI, all of that had already happened. And then COVID happened. उन्होंने जितने सर्विसेज वो देते हैं क्रेडिट कार्ड में, रेस्टोरेंट, ट्रैवल, शॉपिंग, सब कुछ तो बंद था। तब हमने, और हमारा फिट फीस्ट और फिट कोच दोनों ऐप पे था, यू डिडंट हैव टू फिजिकली गो एनीवेयर। सो दे हैड सेड कि यार यही सर्विस दे देते हैं, एटलीस्ट कुछ तो कम्युनिकेशन चलती रहेगी यूजर्स के साथ, कुछ तो ट्रांजैक्शन होते रहेगा। सो दैट काइंड ऑफ केप्ट अस स्टिल अलाइव। कुछ एक लाइव स्ट्रीमिंग भी होती थी, है ना? फिर हमने जून में, क्योंकि अब ऑब्वियसली पार्टनर्स के लिए भी कुछ करना था, तो जो हमारे ट्रेनर्स थे उनके साथ लाइव टीवी करानी शुरू करी कि ठीक है, ट्रेनर क्लास अटेंड करा रहा है, यूजर्स तो मेरे जो एग्जिस्टिंग यूजर्स थे जिनकी मेंबरशिप चल रही थी उनको भी कोई सर्विस देना था,
तो उनको पता था कि उनके ट्रेनर क्लास ले रहे हैं तो वो भी क्लास ले रहे थे, बैंक्स के साथ हम ऑलरेडी ये प्रोवाइड कर रहे थे. तो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस वी कुडंट शट डाउन आल्सो. वी हैड टू बी देयर एंड we just sustained through that phase with no money was going out, no money was coming in, but we were sustaining. कि बस we had to survive that market. मतलब सरवाइव कर पा रहे थे उससे. एक दूसरा तरीका है सोचने का. ये एकदम फैक्ट्स है, बट अगेन ये इज एन आउटकम ऑफ आवर डिसीजंस. हमें एक फ़र्क पड़ रहा था कस्टमर के बिहेवियर से. हमें न्यूट्रिशन सॉल्व करना था. 17 में हमने न्यूट्रिशन सॉल्व किया, अब मेरे पास फिट फीस था. 18 में हमें सैनिटाइज करना था तो मेरे पास फिट कोच था. 19 में जब ये आपदा आई, लकीली जो लोग कहते हैं लक, हमारे पास ये 2 डिजिटल ऑफरिंग्स थी, बाकी दुनिया के पास नहीं थी. ठीक है, बाकी दुनिया गई बनाने, हम यहाँ थे. दूसरी चीज़ ये हुई, और अगर हमें कस्टमर के बारे में फ़र्क नहीं पड़ता तो हमें कभी डेल्व नहीं करते. अगर हमें बस जिम का बिजनेस बनाना था या कुछ, अगर हम बस बिजनेस माइंडेड होते और हमें ट्रूली कस्टमर एक्सपीरियंस और उसके इम्पैक्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम ये सब बाकी सर्विसेज उस समय एज ए यंग कंपनी जस्ट स्टार्टिंग आउट, तो हम 2 नए फीचर नहीं लेके आते. आप एक ही चीज़ कर रहे होते, और मे बी अगर हमारे पास उसमें वीसी होता तो शायद हम एक ही चीज़ में ही डीप जा रहे होते. हम कभी भी ऐसे वाइड नहीं होते, कुछ हमें होलिस्टिक बनना था, कुछ हेल्थ इज़ अ बिगर टॉपिक, तो हम हो गए थे. तो हमारे पास ये चीज़ें एट आर डिस्पोजल थी. दूसरा, जब लॉकडाउन हुआ उस समय 3 ही चीज़ चल रही थी, राइट. या तो आप OTT देख रहे थे, ठीक है, या एडटेक, खुद आपने बोला कि मैं अपने आप को अपस्किल कर लेता हूँ, या आपने बोला कि मैं अपनी इम्यूनिटी बिल्ड कर लेता हूँ और स्ट्रांग हो जाता हूँ. थाली बजा के. ठीक है, तो थाली में जाने के पहले भी, ठीक है. तो यही था. इसके लिए सर्विस कौन दे सकता था उस समय? बस हम ही थे. उस समय हमारा AI कोच स्केल कर गया टू 7 लाख पीपल अ मंथ. मैंने बोला ना, एक ट्रेनर 1000 लोगों को ट्रेन करता है 20 साल के करियर में. ये आर्या 7 लाख लोगों को कोच कर रही थी इन अ मंथ. हम ऐसे बलून हो गए थे, ठीक है. उस समय हम लोग बैंक्स के लिए खड़े रहे. आरुषि ने बोला कि बैंक्स वर मेकिंग नो मनी एट दैट टाइम, राइट, बिकॉज ट्रांजैक्शंस वर नॉट देयर. RBI ने रिकरिंग पेमेंट्स बंद कर दी थी, उनके कलेक्शंस पे बैन हो गया था, राइट, बिकॉज माहौल ऐसा था. तो बैंक्स वुड नॉट कम एंड कलेक्ट द क्रेडिट कार्ड ड्यूज फ्रॉम यू. ये हो गया था, तो बैंक्स के तो PNL खराब हो रहे थे. उस समय वी स्टूड अप, वी सेड कि आप हमारी सर्विसेज दीजिए, डोंट पे अस, इट इज फाइन. ठीक है, हम छोटे थे बट हमने कॉल्स बहुत लार्ज हार्टेड लिए. फिर जब कोविड खत्म हुआ, देन द बैंक्स केम बैक टू अस सेइंग कि यू स्टूड बाय अस एट दैट टाइम, तो नाउ वी विल डू दिस फॉर यू. उस समय वी कुड हैव गॉन एंड सेड कि पैसे दीजिए, हमें पता नहीं पैसे थे नहीं देने के लिए, बट जो हमारा पर्पस था टू हेल्प इंडिया गेट फिट, वो सर्व हो सकता था. तो उस समय टीम में, हाँ, सैलरी कट्स हुए, बट सैलरी कट्स हुए टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ, क्योंकि हम प्रॉफिटेबल हो चुके थे 18 में, हमारे पास रिजर्व्स थे. शुरू में तो हमें पता ही नहीं था सरकार चाहती क्या है. 15 दिन लॉकडाउन, 10 दिन लॉकडाउन, ऐसे चल रहा था. तो यू आर ओनली किकिंग द कैन डाउन द रोड. तो अगर आप हमें पहले बोल रहे थे 2 साल बंद रखोगे, बिकॉज अब मार्च 2020 से नवंबर 21 बंद रहे. जिम्स वर द फर्स्ट टू शट, लास्ट टू ओपन, ठीक है. उसके बाद सेकेंड राउंड वैक्सीनेशन वाज February 22. उसके पहले लोग ऐसे भीड़ में नहीं आ गए थे जिम वापस. सेकेंड राउंड वैक्सीनेशन खत्म हुआ, फिर धीरे धीरे करके लोग, तो आप मार्च 20 से मान लो मार्च 22, 2 फुल फाइनेंशियल ईयर्स आप बंद हो, ठीक है. जिम्स हमारे जो कोर बिजनेस है वो बंद है, तो दूसरा चीज़ चलना. तो सेकेंड हाफ आते आते हमारे रिजर्व्स खत्म होने लगे तब, बट अट्रिशन नहीं हुआ टीम में. पीपल टुक फर्लोज, एंड उसके बाद जब हमारा फुल फाइनेंशियल ईयर अगला चला, जो लोग हमारे साथ रहे उनको हमने ऑब्वियसली, जैसे साल लॉकडाउन खुला तो हमने सैलरीज नॉर्मलाइज कर दी, बट बहुत लार्ज बोनसेस दिए फॉर बीइंग विद अस व्हेन इट रियली मैटर्ड. बिकॉज अब जो फिट पास है वुडंट हैव हैपेंड अगर हम उससे अच्छे से सर्वाइव नहीं करते. उस समय हमारा बिजनेस, आप सोचोगे ना, कोविड में बढ़ गया, बिकॉज वी वर सर्विंग मोर यूजर्स अक्रॉस द कंट्री. 573 शहरों में हमारा कोच यूज हो रहा था. 500, मैं तो इंडिया में कोई 100 शहर के नाम बता दे तो मैं मान जाऊंगा. 573 तो बहुत बड़ा नंबर है. उतनी जगह हम यूज हो रहे थे, उतनी जगह हमारा न्यूट्रिशन प्रोग्रामिंग चल रहा था ड्यूरिंग दैट टाइम. तो उतने स्केल पे हम सर्व भी तो करना था. तो टीम नहीं होती तो नहीं रहता. तो वी वर वेरी ग्रेट. उसके बाद नाउ इट इज अ डिफरेंट ईरा. तो आपने पूछा बिजनेस मॉडल चेंज किया कि नहीं. बिजनेस मॉडल हमने नहीं चेंज किया, बट
बिकॉज वी डिडंट गिव अप, आई थिंक परसिस्टेंसी वाज द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज हम लोग हर बार सोचते थे कि जो हमारी थीसिस है वो गलत है कि टाइमिंग गलत है। थीसिस कभी गलत नहीं थी। आप यंग देश हो, एस्पिरेशनल हो, लाइफस्टाइल डिजीजेस के कैपिटल हो, लोग चाहते नहीं है बीमार होना, आपको दे नीड अ सोल्यूशन दैट वर्क्स फॉर देम, तो आपकी थीसिस गलत नहीं थी। तो हम हमेशा टिके रहे, जुझारू रहे, करते रहे, और फिर 2022 आया। अब लोग हमें बोलते हो फिटनेस इज अ ग्रेट स्पेस टू बी इन, यूर इन द राइट स्पेस। ये कोई नहीं 15 में बोलता था। आज लोगों को लगता है कि इट इज जस्ट एन आउटकम ऑफ कि हम सो के उठे, हमने बोला चलो ये कर देते हैं और ये हो गया। ऐसे नहीं है ना, 11 साल की जर्नी है कि आज आप हमें बुला रहे हो, हमसे बात कर रहे हो। अभी नंबर टर्म्स की बात करके चले तो क्या है, कितने यूजर्स है, कितना अपना कैक आता है, क्या होता है सब कुछ? कैक तो अब क्योंकि हम लोग 90% B2B बिजनेस है, इंश्योरेंस, बैंक्स, कॉर्पोरेट्स, ठीक है। अब तो कैक तो हमारा नेग्लिजिबल है। हम 8% पैट बिजनेस है, ठीक है, ठीक है। हम ARR करते हैं, लास्ट ईयर हमने करा था 174 करोड़। ठीक है। इस साल वो 30% बढ़ गया होगा, अभी मार्च खत्म नहीं हुआ है, बट 30% ग्रोथ तो होगा ही होगा। तो आप मान के चलो वो बिजनेस का स्केल है। 6 मिलियन के आसपास यूजर्स हैं, 12,000 जिम्स हैं, 150 शहर में नेटवर्क है, मोर देन 600 शहरों में डिजिटल ऑफरिंग से लोग ट्रेन हो रहे हैं। एंड वो मार्केट बहुत बड़ा है। जैसे ना पीपल आर ट्रेनिंग फॉर NDA, होम गार्ड, इंडिपेंडेंट पुलिस पोस्ट, और डीलिंग विद प्रिवेंटेबल लाइफस्टाइल डिजीजेस, या बस शादी में लहंगा पहनना है उसके लिए फिट होना है, जो भी रीजंस हैं। बट एस्पिरेशन टू गेट फिट इज अ इंडिया वाइड, भारत वाइड फिनोमिनन। इट इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बेसिक नीड कि मैं स्ट्रांग रहूँ, फंक्शनल रहूँ, फिट रहूँ। और चीज़ें थोड़ा समझाओ कि कैसे डायनेमिक्स चेंज हुए। आपकी शादी पहले ही हो चुकी थी? नहीं, मेरी शादी हुई डीमोनेटाइजेशन के जज्बात, वो भी देखा हमने। हमारे जिम्स को बहुत तकलीफ हुई थी 2016 में। पर आप तो डिजिटल फर्स्ट कंपनी हम तो थे ना, बट जिम नहीं रहेंगे तो हम कैसे चलेंगे? आप उनको पैसे कैसे दोगे? नहीं, उनको सर्वाइव करना है ना। वो ही नहीं सर्वाइव करेंगे तो फिर हम कैसे रहेंगे? वी आर लेयर ऑन टॉप। और आपकी शादी कब हुई? 2021 कोविड के बाद बीच में। तो मतलब दोनों की शादी एक लो टाइम के आसपास हुई है। या फिर आप ये भी कह सकते हो दोनों की शादी के बाद में लो टाइम चला गया, दो साइड से। that is a great way to look at it. उस समय ना मैंने एक चीज सीखी थी कि एक अकबर बीरबल की कहानी है कि अकबर बोलते हैं बीरबल को कि आप बहुत बुद्धिमान हो, इस दीवार पे कुछ ऐसी चीज लिखो कि जब मैं खुश हूँ और पढ़ूं तो उदास हो जाऊं, और उदास हूं तो पढ़ूं तो खुश हो जाऊं। तो बीरबल ने बहुत सोचा और लिखा कि ये समय बदल जाएगा। तो अब ना मुझे नहीं लगता गुड टाइम है बैड टाइम, वो टाइम है और वो फेज है। तो शादी लो में हुई या उसके बाद बेहतर हुआ, या शादी की सबसे, अब इट डजंट Doesn't मैटर। पर matter. डायनामिक्स कैसे चेंज हुए? क्योंकि शादी के बाद में थोड़ी सी प्रायोरिटी शिफ्ट होती है। अगर आप शादी, मतलब मुझे नहीं पता आपका क्या था, मेरे साथ तो ये था जब मेरी शादी हुई तो मैं थोड़ा, उससे पहले मैं सिर्फ बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक था। शादी के बाद मैंने कहा कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा उसको भी टाइम देना है, तो उसके चक्कर मेरा टाइम कम होना शुरू हुआ। This had a lot to do with अब बिजनेस तो हमने पहले शुरू किया था। आपका तो समझ में आ गया क्योंकि आपकी जब शादी हुई तब तक टीम थी, शायद आप स्केल भी हो चुके थे। तो मैं इसलिए आपको 2015 14-15 का बता रही हूँ, जब हमने साथ, तब तो हम साथ में रहते थे, पेरेंट्स हम। तो हमारी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी कि हम काम की बात काम पे करेंगे, क्योंकि हम गाड़ी में भी साथ में जाते थे, घर पे भी साथ में रहते थे। वी वुड हैव, had I not pushed for this, we would have gotten on our nerves and this wouldn't have been where it is. This was a very thought through and discussed decision that for those 6 hours or 8 hours that we are at home, we will not talk work. Because we have enough hours at the office in the car to discuss everything that we have to discuss. So because and of course you need a work-life balance, right? If you can't, you will burn out. तो वो हमने इतना स्ट्रिक्टली रखा था कि आफ्टर वी गॉट मैरिड ऑल्सो, ही मूव, देन आई मूव्ड अवे, दैट आफ्टर ऑफिस आवर्स ऑफ कोर्स देयर आर डेज व्हेन यू डिस्कस थिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट होता है विच इज फाइन, बट ऑन अ डेली बेसिस वी वर लाइक ठीक है, आफ्टर वर्क आवर्स इज आफ्टर वर्क आवर्स, वी डोंट वांट टू, बिकॉज अदरवाइज वी विल नॉट हैव अ सिबलिंग रिलेशनशिप। वो कब ग्रो होगा?
क्योंकि with age you need that, you want that bond also to survive. So whenever people ask कि आप कैसे कर लेते थे, और आपने भी शुरू में पूछा, बहुत झगड़े होते थे, वो ऑफिस में खत्म हो जाते थे, घर आके हम ऐसे। पर घर ऑफिस के झगड़े भी तो उस लेवल के होते होंगे ना। फॉर एग्जांपल, दो को फाउंडर्स है, वो दोस्त है या कोई है, उनके बीच की लड़ाई, पति पत्नी है उनके बीच की लड़ाई, और दो सिबलिंग्स के बीच की लड़ाई बहुत अलग होगी। तो हमें तो 30 साल से आदत थी ना लड़ाई करने की, वही मैं कह रहा हूँ ना, सुलझाने की भी। आप दोनों एक दूसरे की एक तरह से नब्ज जानते हो कि किसको कहाँ दबाना है, कहाँ उठाना है। तो फिर we played well with it, no? मैं कह रहा हूँ कि लड़ाई करना भी आता था, सुलझाना भी तो आता था। और दूसरी बात थी ना कि आई थिंक बिकॉज वी सॉ सो मेनी टफ टाइम्स, राइट। आप 16 डिमोनेटाइजेशन देखा, 17-18 जीएसटी भी देखा हमने। जब जिम्स को बोल दिया गया कि लग्जरी है क्योंकि एसी होता है, तो 28% कर दिया था। तो हमने खूब लड़ाई की सरकार से, फिर 18 हुआ, अभी खूब लड़ाई की, तो 5 अपने आप नहीं हो गया। ऐसे नहीं हुआ कि मोदी जी उठे एक दिन और उन्होंने बोला चलो 5 कर देते हैं। ठीक है, एक वहाँ डिवीजन होता है, टैक्स पॉलिसी रिसर्च यूनिट। 2 साल हमने उनको डेटा प्रेजेंट किया कि उनको लगता था आज रेवेन्यू लॉस होगा, कैसे मेकअप होगा, क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा। उसके बाद जाके गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करती है। गवर्नमेंट डज नॉट चेंज पॉलिसी ऑन अ whim. There has to be a lot of evidence, lot of thinking, lot of people have to believe it, agree to it. उसके बाद GST affects all states. तो एक group of ministers है from every state, right? The GST council है, all of them have to agree to any amendment. तो now imagine you have 30 states. Everybody has to agree. So this does not happen कि बस किसी एक व्यक्ति विशेष ने बोला मुझे करना है। There is a पूरे नॉर्थ ब्लॉक में पूरी टीम है, तो उनको हमने 2 साल हमने एंगेज किया, तब जाके ये हुआ। एनीवे, स्टोरी वाज नॉट दैट। स्टोरी वाज कि एक चीज़ जो हमने इतना टफ टाइम्स देखा सब में, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट था ना कि यू ऑलवेज ट्रस्ट ईच अदर, राइट। आप बचपन से साथ बड़े हुए हो, तो ट्रस्ट कभी नहीं जाता। यू नेवर सेकंड गेस द अदर पर्सन इंटेंशंस और देयर एबिलिटी। तो वो आपको हर चीज़ में टाइट कर देता है। कुछ देन टू से कि ये काम अक्षय देखेगा, ये आरुषि देखेगी, वो इजी। क्या थे कि अपना अपना डिवीजन क्या बांट रखा? सारे टफ काम आरुषि करती है। सारे टफ काम आरुषि के पास है और सारे इजी काम मेरे पास है। डिफाइंड मतलब जहां भी मुझे ब्लैक कॉफी मिलेगी और एसी में बैठना है, वो वाले काम मेरे हैं। तो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, इन्वेस्टर वर्क, टेक, प्रोडक्ट, ये सब मेरा काम है। जहाँ ट्रू बिजनेस है वहाँ आरुषि है। So all operations, partner acquisition, customer acquisition, branding, marketing, जहाँ पे actually में business में घुसना, HR, which is the best and the worst of it all. So basically जहाँ hands on काम है वो सब। अभी क्या है स्ट्रक्चर, क्या है कंपनी का, कि आप दोनों ही सब देख रहे हो, नीचे टीम मेंबर्स है, या फिर आपने डिपार्टमेंट हेड टाइप्स बना रखे हैं, वो आपको रिपोर्ट करते हैं? अब हम ग्रेजुअली डिपार्टमेंट हेड्स लाना शुरू कर दिया है हमने। अभी भी देयर आर डिपार्टमेंट्स दैट वी सोनली लुक आफ्टर आवरसेल्फ। मजा आता है। Exactly. But for now, like for partner acquisition, we have a department head. For customer acquisition, we have a department head. For corporate we have. Corporate, we have a department head. For tech, also we have a department. They have been there for the last 2-3 years. Or longer, some for longer also. So, but I enjoy branding. तो वो मैं खुद ही lead कर रही हूँ. Marketing, I'm leading, but I'm also now I have support for marketing also, who's helping along. I think we're transitioning. अब जब हम ये इस रेवेन्यू रेंज में आ गए हम, अभी तक we were a founder first company because you just had to wait to। अभी जो लास्ट 3 years ऑफ रनवे में मिला है ना, ऐसा कभी हमारे साथ जर्नी में कभी हुआ ही नहीं था। 15 शुरू हुए, 16 पर डिमोनेटाइजेशन, 16 में आप बढ़िया कर रहे थे, 17-18 में आपकी प्राइसिंग बदल दी गई, जीएसटी लेके आप 15% सर्विस टैक्स बदले, सडनली 28 हो गए। तो 13% डिफरेंशियल कौन देगा? कस्टमर देगा कि आपका पीएनएल हिट होगा? आपने वो सॉल्व किया। 19 में आप हम लोग गजब कर रहे थे। 19 ठीक है, मतलब 19 में expanded also, we were in। और हैदराबाद जैसे शहर तो हम वायरल हो गए थे। मतलब हम एक बंदा 6-6, 7-7 लोगों को लेके आता था। मतलब हम गजब हो गए थे, हमें खुद नहीं पता था। हमारे पास एक छोटी घंटी होती थी ऑफिस में, जब सेल होती थी घंटी बजाते थे। हम उस स्टेज पे थे, ठीक है। हम हाफ अ फ्लोर का ऑफिस थे, आज हम पूरे 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें वो होते थे। और सडनली ना पूरे दिन घंटी बजती थी, ठीक है। वो फेज था हमारा। और आपको 19 सितंबर आते आते कोविड की बात शुरू हो गई, मार्च में आप लॉकडाउन में चले गए। तो हमारा कभी ये 2-3 years ऑफ स्मूथ रनिंग कभी आया नहीं। तो हम लोग लार्जली फाउंडर ड्रिवन लीडरशिप फर्स्ट कंपनी थे। अब 3 साल हो गए, अब बहुत चीज़ें स्टेबलाइज हो गई, हमारे रिजर्व्स बढ़ गए,
तब एक सेकेंड लेयर ऑफ मैनेजमेंट अब आने लगा है, कुछ अब हम लोग सोचने की हाउ टू डाइवर्सिफाई, व्हाट एल्स टू डू, हाउ टू ब्रिंग द इकोसिस्टम, 6 मिलियन कस्टमर्स, 12,000 जिम। अपने प्रोडक्ट्स भी शायद आप निकाल। हाँ, तो अब वो सब हम इकोसिस्टम को बनाना चाहते हैं, कुछ हमें लगता है कि फिटनेस एक ऐसा थीसिस है जो आमरण थीसिस है, मतलब जब तक इंडिया रहेगा, जब तक लोग रहेंगे, तब तक फिटनेस की थीसिस अलाइव रहेगी। नेक्स्ट फेज क्या है? नेक्स्ट फेज एक फुल हॉरिजॉन्टल इकोसिस्टम है जहाँ पे एक्सेस एवरीथिंग यू नीड टू गेट फिट, ईट, बी वेल एंड स्टे हैप्पी, सब एक इकोसिस्टम में आएगा। पास वास भी आ जाएगी क्या? पास तो बहुत ही सिंपल चीज़, हमने बहुत बार ला के हमने हटाया है। ऐसा क्यों? अरे सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्डाइज करना बहुत मुश्किल है स्पा में। ठीक है। तो आप किसी एक सेगमेंट के लिए कर सकते हो सकता है दिल्ली बहुत अच्छा चल रहा हो एंड सडनली आप रियलाइज करोगे कि रावड़ किला नहीं चला या चंडीगढ़ नहीं चला। तो हर जगह सेम सर्विस नहीं है, स्टैंडर्डाइज प्लेयर्स नहीं है, ऑपरेटर्स अभी वहाँ नहीं पहुंचे हैं, स्केल वो नहीं है। 5 स्टार होटल्स करोगे तो ठीक है, आपके 100 प्रॉपर्टीज है ताज के पास, वो 100 कर लो, वो तो इजी टू डू है। बट हमारे 12,000 जिम के अगेंस्ट 100 ताज प्रॉपर्टीज, कुछ होता नहीं है ना। ठीक है, तो मतलब आएगा ये स्पा? हम तो कह रहे आके हटाए, हमने फिर ले आएंगे। अच्छा, स्पोर्ट्स तो आ गए सारे, ठीक है। तो ये नेटवर्क इधर हो गया। स्टोगा हमने ब्रांड लॉन्च किया फॉर प्रीमियम प्रिसाइज इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स, तो फोल्डेबल योगा मैट जो आप, हाँ हाँ, प्रोडक्ट आ गया। एडजस्टेबल डंबल जो सिंगल हैंड से एडजस्ट हो जाते हैं, 3 to 24, एक ही डंबल बारबेल बन जाता है, केटलबेल बन जाता है। तो इतनी छोटी सी चीज़ है जो आपका पूरा होम जिम रिप्लेस कर देता है। मेरे घर में भी वही है, मतलब फैंटास्टिक प्रोडक्ट। तो ये लॉन्च किया। अब हम न्यूट्रिशन में आएंगे, रिकवरी में आएंगे, सपोर्ट में आएंगे। ठीक है, और क्या? और फिर कंट्री वाइड भी मतलब इंडिया से बाहर का भी सोच रहे हो? हाँ, हम ये भी 2 बार हो चुका है हमारे साथ। हम बोथ श्रीलंका और जीसीसी गए हैं। ऑडियंस अलग लगी फिर? नहीं, पिछली बार श्रीलंका इकोनॉमिक टर्मोइल में चला गया था, तो फिर हम वापस आ गए। अभी हम फिर सोच रहे थे तो जीसीसी वॉर में चला गया। तो जाना तो है, बट इंडिया इन इटसेल्फ इज आल्सो सच अ लार्ज अपॉर्चुनिटी एंड देयर इज नोबडी एल्स सॉल्विंग अपार्ट फ्रॉम अस एट दिस स्केल। मतलब देयर आर सम जिम ओनर्स, जिम ब्रांड्स आर देयर, बट मेरा हमेशा उनसे यही सवाल होता है कि भाई अगर आपको 1 मिलियन लोगों के लिए जगह बनानी है, 10 लाख लोग, तो कितने जिम खोलने हैं आपको? 1000 जिम तो खोलने की पॉसिबिलिटी किसी के पास नहीं, चाहे कितना बड़ा नाम हो, कितना बड़ा शोर हो। तो जब आप 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के देश में 1 मिलियन के लिए सोल्यूशन नहीं बन सकते, तो आप सोल्यूशन कैसे बन सकते हो? तो हमें लगता है फिटपास का बहुत बड़ा रोल है टू प्ले इन नेशन बिल्डिंग। चलो, थैंक यू। मेरे हिसाब से यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि हम बहुत हाई नोट पे पहुंच गए। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, फिर मुझे लगा, मैंने कहा यार यहाँ से दब जाएगी वीडियो। अभी लोग हाई पे है। मुझे एक सबसे बड़ी जो चीज़ समझ में आई है कि मेरे इंश्योरेंस से मुझे देखना है कि और एक चीज में जो अपने अब डालना नहीं डालना, बड़ा बोलना कि एक्विजिशन चैनल बना रहे थे, जिम सोच रहे थे कि फिटपास एक्विजिशन चैनल है। एक्चुअली क्या हुआ, जब जिम्स के कस्टमर्स उनका रिन्यू नहीं करते थे ना, तो वो डेटा वो हमें दे देते थे कि आप प्लीज फिटपास से ले आओ वापस। So for 3 months they would try, and then after 3 months they would be like, ठीक है आप ट्राई कर लो। कि आप थे उसके मेंबर पहले, आप ड्रॉप हो गए, 3 महीने उसने आपसे ट्राई कर लिया, नहीं हुआ। मेरे लिए तो फिट पास पता क्या है, मैं क्यों प्रेफर करता था। अभी तो मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस मेरा क्या रहा, वो जो ऐप पे आपने बांध दिया है। अब वो तो मैंने बताया ना, वो इंश्योरेंस के रीजन है, कुछ आपके डिस्काउंट्स लिंक है उससे, तो आप डिवाइस चेंज कर दोगे तो आपका स्टेप काउंटर चेंज हो गया। जिनको नहीं पता बता देता हूँ। मेरे पास 2 फोन है, तो मेरे पास एक फोन में ऐप इंस्टॉल थी, तो मुझे बार बार कस्टमर से बात करना पड़ता था स्विच करने के लिए। तो इस चक्कर में मेरे लिए वो बहुत बड़ा हैसल था, तो इसलिए मैंने रिन्यू नहीं किया था। हाँ, तो एक्चुअली इसके 2-3 रीजन है। एक है कि हम लोग SOC2 GDPR कंप्लायंट है, तो अब इसलिए आपका अकाउंट डिवाइस से मैप्ड है। अगर आप डिवाइस चेंज करते हो तो आपको इधर से लॉग आउट करके इधर लॉग इन करना है। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक यूजर्स के लिए मल्टी लॉगिन हो जाए। बट ये इतना छोटा एज केस है कि ये एडवांस लेवल पॉलिसी नहीं बन सकती। तो जब कस्टमर्स डालते हैं रिक्वेस्ट तो बैकएंड से होता है। तो एक तो हमारे कंप्लायंसेस की वजह से, अब तो ऐसे भी DPDP आ गया, तो ऐसे भी ज़रूरी ही है। दूसरा है कि आपके वेलनेस बेनिफिट्स लिंक्ड है इससे। तो मान लीजिए हमें बताना है इंश्योरेंस कंपनी को कि साहिल ने पिछले साल
एक्स नंबर ऑफ वर्कआउट्स किए, इतने स्टेप्स किए, इतने घंटे सोया, उसका रेस्टिंग हार्ट रेट ये था, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसके बेसिस पे उसको अगले साल 30% डिस्काउंट मिलना है। अब आप डिवाइस चेंज करते रहोगे तो आपका एप्पल हेल्थ अकाउंट और ये सब चीज़ें भी चेंज हो रही हैं, बिल्कुल। तो मेरा डेटा इज़ नो लॉन्गर सॉलिड, तो फिर आपका डिस्काउंट सही नहीं मिलेगा, तो फिर आप वहाँ पे आपको ग्रीवेंस आएगी। इसीलिए डिवाइस लॉक कर दिया जाता है कि आप एक अकाउंट एक पे चलाओ। और बहुत कम लोग आप जैसे हैं जो 3 फ़ोन लेके घूम रहे हैं और जब मन चाहे जो फ़ोन उठा लिया। देखिए, मतलब मेरे को क्यों कन्वीनियंट लगता था आपका कि एक जिम पे गए, उसकी मशीन खराब है, मुझे पता है यार इसका चेस्ट खराब है, उसका बढ़िया है, तो वहाँ चले जाओ। या फिर क्रिकेट वाला हो गया तो नेट्स भी आ गए, तो नेट्स के लिए चले जाओ, कभी जाना हो तो वहाँ चले गए। स्विमिंग भी है। यही एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप जैसे फिट रहना चाहते हो, जो भी आपको करना है टू बी फिजिकली एक्टिव, वो सब आपके लिए पॉसिबल होना चाहिए। सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। Thank you. वेरी थैंक यू। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।